नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं डबल टैक्सेशन रिलीफ चैप्टर का रिवीजन। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 6 मार्क्स का इसका एक क्वेश्चन फिक्स आता है एग्जाम में, डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 6 मार्क्स का। अब इस चैप्टर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, अगर आप एक भी छोटी सी गलती कर दी स्टार्टिंग में या टोटल इनकम निकालने में भी एक भी गलती कर दी तो आपको इसमें 0 मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि इसमें मार्क्स मिलना स्टार्ट कब से होते हैं, जब आप टोटल इनकम निकालते हो वहाँ से इसमें मार्क्स मिलना स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आपको इसमें रिलीफ निकालनी पड़ती है, उसके लिए इंडियन रेट, फॉरेन रेट वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें भी निकालनी पड़ती है। इंडिया का टैक्स भी निकालना पड़ता है, उन सब चीज़ों के मार्क्स होते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ही आपने गलती कर दी तो इसमें होते हैं 0 मार्क्स। तो प्रोविजन तो बिल्कुल छोटा सा है इसका, लेकिन मैं आपको सारे पॉइंट बताऊंगा जहां आपकी गलतियां हो सकती है। वो पॉइंट सारे अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपकी ऐसी कोई भी गलती ना हो और आराम से ये क्वेश्चन आपका ठीक हो जाए, क्योंकि इसमें काफ़ी जगह गलतियां होने के चांसेस होते हैं। तो टोटल पॉइंट इस रिवीजन वीडियो में कवर रहेंगे ताकि ऐसी कोई भी गलती आप ना कर पाओ। तो इस वीडियो में खाली प्रोविजन नहीं रहेंगे, इस चैप्टर के रिगार्डिंग काफ़ी सारी चीज़ें, स्पेशल पॉइंट रहेंगे। काफ़ी सारे स्पेशल पॉइंट ये आपको ध्यान से सुनने, आपने चाहे क्लास कहीं से भी देखी हो, अगर आपने वो सब चीज़ें कर ली जो मैंने बताऊंगा तो इस क्वेश्चन में कभी गलती नहीं होगी। अगर आपने खाली किसी के क्लास के भरोसे चले गए इस चैप्टर में तो गारंटी है ये क्वेश्चन आपका ठीक नहीं होने वाला, चाहे आप रैंकर हो, चाहे एवरेज स्टूडेंट हो, कैसा भी हो। तो ध्यान से सुन लेना। डबल टैक्सेशन रिलीफ और स्पेशल पॉइंट तो आपको जरूर से देखने हैं इसके, जो भी मैं स्पेशल पॉइंट बताऊंगा इसके वो तो आपको जरूर से देखने हैं। सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं डबल टैक्सेशन रिलीफ का बेसिक में बता रखा है। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या होता है, जब एक इनकम पे 2 बार टैक्स लग जाता है। जब एक इनकम पे 2 बार टैक्स लग जाता है वो होता है डबल टैक्सेशन। 2 तरह के डबल टैक्सेशन होते हैं, एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, एक होता है जुरिडिकल डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन तो फालतू होता है। क्या होता है, जब एक इनकम 2 अलग अलग पर्सन के हैंड्स में टैक्सेबल हो जाती है तो इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन में कोई रिलीफ नहीं मिलती। अब ये इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन बताओ कब होगा। जैसे मान लो एक कंपनी है सैम लिमिटेड, यूएस की कंपनी है। ये एक बंदा अमन को डिविडेंड दे रही है। अमन इंडिया का है, ठीक है। अब अमन के एंड से डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। इंडिया का बंदा है अमन, अमन के एंड से डिविडेंड की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। मान लो यूएस में डीडीटी का लॉ बना हुआ है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। पहले इंडिया में भी होता था, अब तो इंडिया में तो हट चुका वो। तो जो भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी उसको भी क्या करना पड़ेगा, डिविडेंड के ऊपर डीडीटी देना पड़ेगा। तो मान लो यूएस में वो लॉ है, तो क्या हुआ, सैम लिमिटेड जो डिविडेंड देगी तो इस डिविडेंड पे सैम को क्या देना पड़ गया, डीडीटी, और अमन को इंडिया में टैक्स देना पड़ गया। मतलब एक इनकम है डिविडेंड की, 2 जनों को टैक्स देना पड़ गया। डिविडेंड के ऊपर 2 जनों को टैक्स देना पड़ गया, 2 अलग अलग पर्सन को टैक्स देना पड़ गया। ये है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसकी कोई भी रिलीफ नहीं मिलती, इसकी कोई भी रिलीफ नहीं मिलती। जब एक इनकम 2 अलग अलग पर्सन के हैंड्स में टैक्सेबल हो रही है तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इसकी कोई भी रिलीफ कहीं पे भी नहीं मिलेगी, कहीं पे भी नहीं मिलती, भूल जाओ इसको। इसके बाद दूसरा होता है जुरिडिकल डबल टैक्सेशन। ये क्या होता है, जब एक ही बंदा है, उसकी एक इनकम है, उस बंदे की एक इनकम 2 अलग अलग कंट्री में टैक्सेबल हो रही है। क्यों, रेजिडेंस और सोर्स रूल के कारण। वो होता है जुरिडिकल डबल टैक्सेशन। अब इसका एग्जांपल लेता हूं मैं। जैसे मान लो विराट कोहली है अपना, इंडिया का बंदा है विराट कोहली, इंग्लैंड में गया क्रिकेट खेलने, इंग्लैंड में वर्ल्ड कप खेलने गया और इंग्लैंड में इसने क्रिकेट खेलने से 50 लाख रुपीस कमाए। बताओ क्या होगा, विराट कोहली की 50 लाख रुपीस इंडिया में टैक्सेबल हो जाएंगे। क्यों, विराट कोहली इंडिया का रेजिडेंट है और रेजिडेंट की इंडिया में क्या होती है, ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होती है। टैक्सेबल हो गई, इसे बोलते हैं रेजिडेंस रूल। रेजिडेंट की ग्लोबल इनकम टैक्सेबल कर दो। अब विराट कोहली से इंग्लैंड वाले भी टैक्स ले लेंगे। इंग्लैंड वाले को लेंगे, क्या है, इनकम अर्न इन इंग्लैंड। वो इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड का सोर्स यूज कर रहा है, इंग्लैंड में उसने पैसे कमाए हैं, तो इंग्लैंड वाले टैक्स ले लेंगे। क्यों, सोर्स रूल के कारण। तो विराट कोहली की एक इनकम है क्रिकेट खेलने वाली 50 लाख की, इस पर 2 जगह टैक्स लग गया, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी। ये है जुरिडिकल डबल टैक्सेशन। एक एग्जांपल और ले लो, मान लो क्रिस गेल है, क्रिस गेल इंडिया में आता है, क्रिस गेल इंडिया में आईपीएल खेलने आता है। आईपीएल खेलने आता है तो आईपीएल में उसको 40 लाख की इनकम होती है। बताओ क्या होगा, इंडिया वाले टैक्स ले लेंगे। इनकम अर्न इन इंडिया, क्रिस गेल वैसे नॉन रेजिडेंट है, वेस्ट इंडीज का रेजिडेंट है, लेकिन इंडिया के लिए तो नॉन रेजिडेंट है, फिर भी इंडिया वाले टैक्स ले लेंगे क्योंकि क्या है, वो इनकम अर्न इन इंडिया। और वेस्ट इंडीज वाले क्रिस गेल से टैक्स ले लेंगे। क्यों, क्योंकि क्रिस गेल वेस्ट इंडीज का रेजिडेंट है, तो रेजिडेंट है तो रेजिडेंस रूल के कारण उसकी तो वेस्ट इंडीज में हो जाएगी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल। तो क्रिस गेल की एक ही इनकम पे, आईपीएल की इनकम पे इंडिया में भी टैक्स लग गया और वहां भी टैक्स लग गया। ये है जुरिडिकल डबल टैक्सेशन। एक इनकम पे 2 अलग अलग कंट्री में टैक्स लग जाता है। क्यों लग जाता है, रेजिडेंस और सोर्स रूल के कारण। और ये रेजिडेंस और सोर्स रूल होता है, ये खाली इंडिया फॉलो नहीं करता, वर्ल्ड की सभी कंट्रीज इसे फॉलो करती है। मतलब कोई बंदा किसी कंट्री का रेजिडेंट है तो रेजिडेंट कंट्री में सारी इनकम टैक्सेबल होती है। और अगर कोई बंदा किसी दूसरी कंट्री से पैसे कमा रहा है तो वो हो गई सोर्स कंट्री। तो जो बंदा दूसरी कंट्री में जो पैसे कमा रहा है सोर्स कंट्री में, तो सोर्स कंट्री में वो वाली इनकम टैक्सेबल होती है। जैसे कोई नॉन रेजिडेंट है इंडिया के लिए, मान लो मिस्टर सैम है, तो मिस्टर सैम की इंडिया में कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, इनकम अर्न इन इंडिया या इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, इंडियन इनकम। इंडियन इनकम, बाहर की इनकम से मतलब नहीं है, लेकिन इंडिया वाले इनकम तो उसकी टैक्सेबल करेंगे नॉन रेजिडेंट की। वही बात है, वो होता है सोर्स रूल।
तो इस केस में क्या मिलेगी, रिलीफ मिलेगी सेक्शन 90 या 91 की। अब दो तरह की रिलीफ होती है, एक तो बाइलेटरल रिलीफ और एक यूनिलेटरल रिलीफ। बाइलेटरल रिलीफ होती है एग्रीमेंट वाली रिलीफ। अगर इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट के साथ रिलीफ देने का एग्रीमेंट बना लेती है, जिसे अपन बोलेंगे DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, तो आपको मिलेगी बाइलेटरल रिलीफ। इस DTAA को अपन टैक्स ट्रीटी भी बोलते हैं और टैक्स कन्वेंशन, तीन नाम है इसके, या तो DTAA बोल दो, या टैक्स ट्रीटी बोल दो, या टैक्स कन्वेंशन बोल दो, एक ही बात है। DTAA बोल दो, टैक्स ट्रीटी बोल दो, टैक्स कन्वेंशन बोल दो। तो एग्रीमेंट वाली रिलीफ कहाँ मिलती है, सेक्शन 90 में। अगर दो कंट्री के बीच में एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में DTAA वाला एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, तो फिर रिलीफ मिलेगी सेक्शन 91 के अकॉर्डिंग। सबसे पहले अपन सेक्शन 90 वाली बाइलेटरल रिलीफ देख रहे हैं। बाइलेटरल रिलीफ क्या होती है, तो बाइलेटरल रिलीफ मतलब एग्रीमेंट बनेगा। एग्रीमेंट कौन सा बनेगा, DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अभी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कौन बनाएगा, उसके बारे में बता रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, मोदी सरकार बनाएगी। किसके साथ, फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट के साथ। फॉरेन कंट्री की जो भी गवर्नमेंट है, US की गवर्नमेंट, UK की गवर्नमेंट, उनसे एग्रीमेंट बनाएगी। एग्रीमेंट किसके लिए बनाएगी, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करने के लिए। तो जो DTAA बनेगा उसमें सबसे मेन क्लोज क्या होगा, उसका सबसे मेन पर्पस क्या होगा, डबल टैक्सेशन को अवॉइड करना। जो डबल टैक्सेशन हो रहा है ना, कौन सा वाला, जुरिडिकल, इसको अवॉइड करना, सबसे मेन पर्पस ये होगा। दूसरा, उसमें एक आर्टिकल या एक क्लोज डाला जाएगा एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन का, कि दोनों कंट्रीज आपस में इन्फॉर्मेशन भी शेयर करेंगी। SSC के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, दोनों आपस में शेयर करेंगे। इसके अलावा इनकम टैक्स की रिकवरी का पॉइंट भी डाला जाएगा, कि कोई बंदा मान लो इंडिया वाला यहाँ से टैक्स की चोरी करके भाग गया US, तो रिकवरी ऑफ टैक्स का पॉइंट डाला जाएगा। इसमें क्या होगा, US वाली गवर्नमेंट उस चोर बंदे से वहाँ टैक्स रिकवर करेगी और फिर इंडिया को दे देगी। इस तरह का पॉइंट भी डाला जाएगा। तो मेन पर्पस होता है डबल टैक्स को अवॉइड करना। साथ में ये दो पॉइंट और डाले जाते हैं, एक तो एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन और एक रिकवरी ऑफ टैक्स, और ये बन जाता है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ, मोदी सरकार ने काफ़ी सारी कंट्रीज़ के साथ DTAA बना रखा है। पहले से बने हुए थे काफ़ी सारे तो, और काफ़ी सारे मोदी सरकार ने और बना लिए। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़, लगभग 100 कंट्रीज़ के साथ, लगभग 100 कंट्रीज़ के साथ क्या है, DTAA बना हुआ है। काफ़ियों के साथ नहीं भी बना हुआ, ऐसा भी है। अब अपन आगे कंटिन्यू करते हैं इसमें। अगर DTAA बना हुआ है किसी कंट्री के साथ, तो क्या होगा, DTAA के प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट को ओवरराइड कर जाएंगे। अगर DTAA के प्रोविजन SSC के लिए बेनिफिशियल है और DTAA बना हुआ है, तो DTAA प्रिवेल करेगा। DTAA पूरे इनकम टैक्स से क्या करेगा, प्रिवेल करेगा। मतलब क्या हुआ इसका मतलब, DTAA के प्रोविजन ले लो, DTAA में जो प्रोविजन लिखा हुआ है वो ले लो, और इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन ले लो। इसमें से जो भी ज़्यादा SSC के लिए फायदेमंद है वो लगेगा SSC पे, वो SSC पे लगेगा जो ज़्यादा फायदेमंद है SSC पे। मान लो DTAA में लिखा हुआ है रॉयल्टी की इनकम पे टैक्स लगेगा 5% की रेट से। मान लो इनकम टैक्स की रेट है 20%, मान लो क्या लगेगा SSC पे, 5%, 20 नहीं लगेगी। इनकम टैक्स को ओवरराइड कर देगा DTAA। मान लो DTAA में लिखा हुआ है कि FTS की इनकम एग्जेम्प्ट है, DTAA में लिखा हुआ है, जबकि इनकम टैक्स में FTS की इनकम टैक्सेबल होती है। बताओ क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। फायदेमंद क्या है SSC के लिए, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो अगर DTAA बना हुआ है तो DTAA के प्रोविजन ओवरराइड कर जाएंगे। अगर DTAA के प्रोविजन बेनिफिशियल, और जनरली क्या होते हैं DTAA के प्रोविजन हमेशा SSC के लिए फायदेमंद होते हैं। तो DTAA के प्रोविजन लो और इनकम टैक्स के प्रोविजन लो, जो SSC के लिए ज़्यादा फायदेमंद है वो SSC पे लग जाएंगे, वो SSC पे लग जाएंगे। अब इसमें एक चीज़ और है, एक्सेप्ट गार प्रोविजन। इनकम टैक्स में एक प्रोविजन दे रखे गार, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल। ये क्या होते हैं, अगर आप लॉ को फॉलो करते हुए डिपार्टमेंट वालों को चूना लगाते हो, मतलब एक तरीके से इनडायरेक्टली टैक्स की चोरी करते हो, उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन दे रखे हैं, जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल के प्रोविजन सेक्शन 95, 96 इनकम टैक्स दे रखे हैं। वो क्या होते हैं, वो प्रोविजन पूरे इनकम टैक्स को ओवरराइड करते हैं, और वो प्रोविजन DTAA को भी क्या कर देंगे, ओवरराइड कर देंगे। उसको छोड़ के, मतलब गार के जो प्रोविजन इनकम टैक्स से दे रखे हैं उसको छोड़ के बाकी इनकम टैक्स के प्रोविजन ले लो और DTAA के प्रोविजन ले लो, जो SSC के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल SSC पे लगेंगे। लेकिन गार लग रहा है SSC पे तो फिर गार ही लगेगा, फिर DTAA कुछ नहीं कर पाएगा। अगर किसी SSC पे गार लग रहा है, कोई SSC गार की कवरेज में आ गया, तो उस पर तो फिर गार लगाना ही पड़ेगा। वो ये वाला प्रोविजन, ये बेनिफिशियल प्रोविजन का बेनिफिट नहीं ले सकता, उस पर तो फिर गार लगेगा। अब ऊपर वाले पॉइंट का एक एक्सेप्शन और दे रखा है। क्या एक्सेप्शन दे रखा है, फॉरेन कंपनी के लिए। मान लो कोई फॉरेन कंपनी है, मान लो इंडिया US का DTAA बना हुआ है और एक US की कंपनी सेम लिमिटेड, मान लो, इसके लिए बात हो रही है, फॉरेन कंपनी के लिए बात हो रही है। तो फॉरेन कंपनी के केस में, फॉरेन कंपनी की जनरल टैक्स रेट केस में, क्या बोला, फॉरेन कंपनी के केस में, फॉरेन कंपनी की जनरल टैक्स रेट के केस में ये ऊपर वाला प्रोविजन नहीं लगेगा। अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ, फॉरेन कंपनी की देखो जनरल टैक्स रेट क्या होती है, 35%, ठीक है। अब DTAA में दे रखा है कि फॉरेन कंपनी में आप डोमेस्टिक कंपनी वाली रेट लगाओ, डोमेस्टिक कंपनी वाली कौन सी, 25 या 30 लगाओ, ऐसा लिखा हुआ है DTAA में। या DTAA में लिखा हुआ है डोमेस्टिक कंपनी में आप 20 लगाओ, तो बताओ क्या होगा। आप बोलोगे कि DTAA ले लो और इनकम टैक्स ले लो, विच इज बेनिफिशियल लगा दे। नहीं, फॉरेन कंपनी के केस में, फॉरेन कंपनी की जनरल टैक्स रेट के केस में ये प्रोविजन अप्लाई ही नहीं होगा।
मतलब फॉरेन कंपनी की जो जनरल टैक्स रेट है 35%, वो 35 ही रहेगी। अगर DTW में कम दे रखा है कि 25 लगा दो या 30 लगा दो, नहीं लगा सकते, वो तो 35 ही रहेगी, 35 ही रहेगी। वो कितनी रहेगी? वो 35 ही रहेगी, उसको आप कम नहीं करवा सकते। कौन सी रेट? जनरल टैक्स रेट। और मान लो कोई स्पेशल रेट है तो, जैसे मान लो फॉरेन कंपनी के लिए बोल रखा है कि रॉयल्टी की इनकम पे इनकम टैक्स में 20% रेट लगती है, मान लो। DTW में दे दिया 5% रेट। अब लग जाएगा? हाँ, अब लग जाएगा, अब तो 5% रेट लग जाएगी। मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? जनरल टैक्स रेट के लिए। मान लो कोई इनकम है जिसमें जनरल रेट लगती है, फॉरेन कंपनी को मान लो बिजनेस की इनकम हो रही है, या मान लो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो रही है, जनरल इनकम होती है ना काफ़ी सारी, तो जिसमें जनरल रेट लगती है, तो जनरल इनकम पे तो जनरल रेट जो फॉरेन कंपनी की है वही लगेगी। अगर DTW में कम रेट भी दे रखी है तो कम को इग्नोर कर देंगे। लेकिन हाँ, स्पेशल रेट में कोई दिक्कत नहीं है, स्पेशल रेट वाले में कोई दिक्कत नहीं है। मान लो DTW में दे रखा है कि फॉरेन कंपनी की FTS की इनकम एग्जम्प्ट होगी, जबकि इनकम टैक्स में टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एग्जम्प्ट कर देंगे। ये खाली एक्सेप्शन किसके लिए? फॉरेन कंपनी के लिए। और फॉरेन कंपनी की किसके लिए? खाली जनरल रेट के लिए, खाली जनरल रेट। खाली ध्यान देना, काफ़ी सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, खाली जनरल रेट के लिए एक्सेप्शन है ये भी ठीक है। अब अगला पॉइंट ये बोलता है कि DTW में काफ़ी सारे वर्ड्स आएंगे, कैपिटल गेन, कैपिटल असेट, रॉयल्टी, FTS, इनका मीनिंग क्या लोगे? तो देखो, DTW में एक आर्टिकल डलता है, एक क्लोज डलता है मीनिंग वाला, डेफिनेशन क्लोज। तो डेफिनेशन डल रखा है, उसमें अगर डेफिनेशन दे रखी है तो वो वाला मीनिंग उठा लो। DTW में जो मीनिंग दे रखी है वो ले लो। DTW में मीनिंग नहीं दे रखी उस वर्ड की, तो इनकम टैक्स एक्ट में देख लो, इनकम टैक्स में जो मीनिंग दे रखी है वो ले लो, क्योंकि DTW बनते ही किसके लिए? इनकम टैक्स के लिए बनते हैं, तो उसकी मीनिंग ले लो। लेकिन मान लो कोई ऐसा वर्ड है जिसकी मीनिंग ना तो इनकम टैक्स एक्ट में दे रखी, ना ही DTW में दे रखी, कोई ऐसा वर्ड है मान लो, तो उसका क्या करोगे? उसके लिए फिर गवर्नमेंट निकालेगी नोटिफिकेशन, फिर नोटिफिकेशन वाला मीनिंग दे दो। बस, ये फालतू पॉइंट था, कुछ काम का नहीं था। अगला पॉइंट, मान लो कोई नॉन रेजिडेंट है, वो इंडियन गवर्नमेंट से रिलीफ क्लेम करना चाहता है, DTW वाली, मतलब सेक्शन 90 की रिलीफ क्लेम करना चाहता है, तो उसको TRC फर्निश करना पड़ेगा। जैसे मान लो क्रिस गेल है, कहाँ का रेजिडेंट है क्रिस गेल? वेस्ट इंडीज का है। इंडिया वेस्ट इंडीज का DTW बना हुआ है, ठीक है, DTW बना हुआ है। अब क्रिस गेल को इंडिया में IPL वाली इनकम होती है 40 लाख की। अब DTW में लिखा हुआ है, DTW में क्या लिखा हुआ है? ये वाली जो IPL की इनकम है ना, इनकम अर्न इन इंडिया, ये इंडिया में एग्जम्प्ट, ऐसा लिखा हुआ है कि ये इनकम क्रिस गेल की इंडिया में एग्जम्प्ट हो जाएगी, स्पोर्ट्समैन की इनकम इंडिया में क्या हो जाएगी? एग्जम्प्ट हो जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है DTW में। तो क्रिस गेल की ये इनकम वेस्ट इंडीज में चलो टैक्सेबल होगी, इंडिया वाले एग्जम्प्ट कर दिए, चलो इंडिया वाले एग्जम्प्ट कर दिए, तो क्रिस गेल रिलीफ कहाँ क्लेम कर रहा है? इंडिया में क्लेम कर रहा है, इंडिया वाले एग्जम्प्ट कर रहे हैं, तो इंडिया वाले उसको डबल टैक्स रिलीफ तो दे देंगे, मतलब ये इनकम इंडिया में एग्जम्प्ट कर देंगे, पर एक कंडीशन है, क्रिस गेल को TRC फर्निश करना पड़ेगा। TRC क्या होता है? टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। क्रिस गेल को ये प्रूफ फर्निश करना पड़ेगा कि वो असल में वेस्ट इंडीज का ही है। उसकी शक्ल देख के उसको रिलीफ नहीं देंगे कि तेरी शक्ल वेस्ट इंडीज वालों से मिलती है, चलो तेरे को रिलीफ दे दी, नहीं। ऐसे तो कोई भी रिलीफ ले लेगा, ऐसे तो कोई भी क्या करेगा? फर्जीवाड़ा करेगा। कोई भी इंडिया और वेस्ट इंडीज का जो DTW बना हुआ है उसका फायदा उठा लेगा। मान लो बाबर आजम है पाकिस्तान का, मुंह उठा के आ गया, बोलता है मैं तो वेस्ट इंडीज जैसा लगता हूँ मैं, या वेस्ट इंडीज का हूँ मैं, तो मुझे रिलीफ दे दो। ऐसे तो फर्जीवाड़ा होता रहेगा, तो इसको एविडेंस फर्निश करना पड़ेगा। इंडियन गवर्नमेंट इससे मांगेगी TRC मतलब एक तो इसको बताना पड़ेगा स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल है, फर्म है, कंपनी वगैरह, नेशनलिटी कहाँ का नेशनल है, इसके अलावा 3 नंबर देना पड़ेगा इसको, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वेस्ट इंडीज का 3 नंबर देना पड़ेगा इसको। इसके अलावा ये वेस्ट इंडीज का जो रेजिडेंट है कौन से पीरियड के लिए वो बताना पड़ेगा। इसके अलावा वेस्ट इंडीज का इसको एड्रेस देना पड़ेगा, वेस्ट इंडीज का एड्रेस, ये सब कुछ आएंगे TRC के अंदर। ये सब इन्फॉर्मेशन क्रिस गेल को देनी पड़ेगी, तो ही इंडियन गवर्नमेंट रिलीफ देगी। तो कोई नॉन रेजिडेंट अगर रिलीफ क्लेम करता है इंडियन गवर्नमेंट से, तो उसके लिए TRC फर्निश करनी पड़ेगी। रेजिडेंट करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, रेजिडेंट की डिटेल तो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उसका तो पैन नंबर वगैरह सब बना हुआ है, बात ही खत्म। नॉन रेजिडेंट के केस में ये फर्निश करना पड़ेगा। अब अपन आते हैं मेन पार्ट, कैलकुलेशन वाला। ये थ्योरेटिकल पार्ट था, थ्योरेटिकल पार्ट से आंसर क्या बोलते हैं, क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। अब प्रैक्टिकल वाला पार्ट आ गया। अब जो सेक्शन 90 वाली रिलीफ मिलेगी, कैसे मिलेगी? 2 मेथड से मिलती है, एक तो एग्जामिनेशन मेथड और एक होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। एग्जामिनेशन मेथड बकवास मेथड होता है, कोई फॉलो नहीं करता इसको। इसमें क्या होता है, बिल्कुल सिंपल मेथड है। क्या है इसमें? कोई इनकम पे डबल टैक्स लग रहा है, तो एक कंट्री तो इनकम एग्जाम कर देगी, एक टैक्स ले लेगी। जैसे मान लो अमन को US से 5 लाख की रॉयल्टी की इनकम हो रही है, मान लो 5 लाख की रॉयल्टी की इनकम, तो क्या होगा? मान लो इंडिया US का DTW बना हुआ है, इंडिया US का, और मान लो एग्जेम्पशन मेथड फॉलो हो रहा है, मान लो, तो क्या होगा? इस 5 लाख पे इंडिया ने मान लो इनकम एग्जाम कर दी, खाली US से टैक्स ले लिया, हो गया खत्म, डबल टैक्स खत्म हो गया। एक कंट्री इनकम को एग्जाम कर देगी, एक टैक्स ले लेगी। अभी तो दोनों टैक्स ले रही है, US और इंडिया, लेकिन एग्जेम्पशन मेथड लगा के एक कंट्री एग्जाम कर देगी। और जनरली क्या होता है, जो रेजिडेंट कंट्री, जैसे हम इंडिया का रेजिडेंट है, तो इंडिया क्या कर देगी, इसको एग्जाम कर देगी। जनरली क्या करती है, उसमें रेजिडेंट कंट्री एग्जाम कर देती है और सोर्स कंट्री में टैक्स लग जाता है, बात ही खत्म।
तो एग्जामिनेशन मेथड तो बिल्कुल कचरा मेथड होता है। इसका तो क्वेश्चन में क्या आता है, अलग से ऐसा पूरा क्वेश्चन एग्जामिनेशन मेथड का आएगा ही नहीं। आएगा क्यों नहीं आएगा, अगर आ गया तो रिलीफ निकालनी ही नहीं है। एक कंट्री एग्जाम, एक ने टैक्स ले लिया, बात ही खत्म, बात ही खत्म हो गई। कौन से रिलीफ निकालोगे? तो एग्जामिनेशन मेथड का बस एक पॉइंट डाल सकते हैं, एक क्वेश्चन में डाल भी रखा है अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो, कि एक कंट्री ने एग्जाम कर दिया, एक ने टैक्स ले लिया, कोई रिलीफ निकलेगी नहीं, बात ही खत्म है उसमें तो। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इंडिया ये फॉलो नहीं करता। इंडिया फॉलो करता टैक्स क्रेडिट मेथड। और क्वेश्चन अगर आता है एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन तो टैक्स क्रेडिट मेथड का आता है। इसमें क्या होता है, इनकम दोनों जगह टैक्सेबल हो जाएगी। तो जैसे अमन को 5 लाख की रॉयल्टी की इनकम हो रही थी, तो यूएस में भी टैक्सेबल और इंडिया में भी टैक्सेबल, ठीक है, दोनों जगह टैक्सेबल हो जाएगी। अमन इंडिया का रेजिडेंट है तो इंडिया वाले टैक्स लेंगे, तो ये 5 लाख की इनकम उसको यूएस से हो रही है तो यूएस वाले भी टैक्स लेंगे, ठीक है, दोनों जगह टैक्सेबल हो गई। पर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अमन जहाँ का रेजिडेंट है, रेजिडेंट कंट्री उसको रिलीफ दे देगी। रिलीफ कैसे दे देगी, जो भी टैक्स उसने सोर्स कंट्री में पे किया उस इनकम पे जो टैक्स सोर्स कंट्री में पे किया उसका दे देगी क्रेडिट। क्रेडिट मतलब एक तरीके से डिडक्शन दे देगी, इंडिया में जितना टैक्स बनेगा उसमें से डिडक्शन दे देगी। इसे बोलते हैं क्रेडिट देना। जैसे अपन टीडीएस का क्रेडिट लेते हैं ना, वैसे ही टोटल टैक्स इन इंडिया निकालेंगे, माइनस करते हैं ना अपन टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स, टोटल टैक्स लाइबिलिटी माइनस टीडीएस टीसीएस एडवांस, तो वैसे लेस कर देंगे, बस क्रेडिट दे देगी कौन, रेजिडेंट कंट्री। अब देखो क्या बोला है, क्रेडिट किसका देगी, जो टैक्स हमने यूएस में पे किया। मान लो टैक्स इन यूएस किस इनकम पे बना, 50,000 का टैक्स इन यूएस कितना बना, मान लो 50,000 का बना जो हमने यूएस में पे किया था, तो 50,000 पूरे का क्रेडिट दे देगी क्या, पूरे का नहीं देगी। एक फॉर्मूला लगाएगी इंडियन गवर्नमेंट, टैक्स इन इंडिया और टैक्स इन फॉरेन विच एवरेज लोअर। इस 5 लाख पे टैक्स निकालेगी इंडियन गवर्नमेंट कि यूएस में कितना टैक्स किया, अमाउंट में निकालेगी, ध्यान देना परसेंटेज नहीं निकलेगा यहाँ पे, यह अमाउंट, ध्यान देना यहाँ अमाउंट में निकलेगा। तो यूएस से 50,000 का टैक्स दिया हमने। अब इस 5 लाख की रॉयल्टी की इनकम पे इंडिया में कितना टैक्स बनता है, मान लो इस इनकम पे टैक्स बनता है, टैक्स इन इंडिया 40,000 का बनता है, तो 40,000 का बनता है। आप बोलोगे 40,000 कैसे निकालेगी, ये तो इंडिया में तो देखो जनरल इनकम है, रॉयल्टी पे कोई स्पेशल रेट तो है ही नहीं, ये 115 बीबीएफ वाली मत मानो, नॉर्मल मानो इनकम, या कोई भी इनकम मान लो जनरल इनकम, तो इंडिया वाले टैक्स कैसे निकालेंगे। 5 लाख पे अमन तो इंडिविजुअल तो अलग से स्लैब लगाएंगे क्या, नहीं, अमन की टोटल इनकम निकालेंगे, टोटल इनकम पे टोटल टैक्स निकालेंगे और एक इंडियन रेट निकालेंगे। इंडियन रेट को इस 5 लाख से इंटू कर देंगे। इंडियन रेट एक एवरेज रेट निकालनी पड़ेगी, याद करो चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट में पढ़ाया था मैंने आपको, एवरेज रेट, वो एवरेज रेट निकालनी पड़ेगी इंडिया की, टोटल टैक्स डिवाइड बाई टोटल इनकम, और एवरेज रेट को इस 5 लाख से इंटू करके टैक्स निकाल लिया, मान लो 40,000 आया, तो रिलीफ कितनी मिलेगी, 50 और 40 लोअर, 40,000 की रिलीफ मिलेगी हमको, 40,000 की रिलीफ मिलेगी। 50 की नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी, 40,000 की रिलीफ अमन को मिलेगी, लोअर का देगी इंडियन गवर्नमेंट रिलीफ। अभी सेक्शन 91 करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका एक एग्जांपल लेके और बताऊंगा, पहले सेक्शन 91 देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, अमाउंट का कंपैरिजन करते हैं, किसका करते हैं अपन, अमाउंट का, टैक्स अमाउंट इन इंडिया और टैक्स अमाउंट इन फॉरेन विच एवरेज लोअर। और जो सेक्शन 91 आएगा ना, इसमें भी ऐसे कंपैरिजन करते हैं यहाँ, लेकिन सेक्शन 91 में किसका करेंगे अपन, रेट का करेंगे, रेट का, ये फर्क आता है इनका, दिखाऊंगा मैं भी आपको। तो अब सेक्शन 91 देखने वाले हैं अपन। यूनिलेटरल रिलीफ, दो कंट्री के बीच में एग्रीमेंट नहीं बना हुआ तो रिलीफ मिलती है यूनिलेटरल रिलीफ सेक्शन 91 वाली। जैसे मान लो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में DTAA नहीं बना हुआ, अमन को पाकिस्तान से इनकम हो रही है, अमन इंडिया का रेजिडेंट है और अमन को पाकिस्तान से 10 लाख की रॉयल्टी की इनकम हो रही है, मान लो 10 लाख की। अब रिलीफ कैसे मिलेगी, सेक्शन 91 बोलता है एसएससी को सेक्शन 91 में रिलीफ मिल तो जाएगी, पर ये 5 कंडीशन दे रखी है, पाँचों की पाँचों सेटिस्फाई होंगी तो ही रिलीफ मिलेगी। पहला तो एसएससी यहाँ रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, एसएससी यहाँ रेजिडेंट होना चाहिए। इस वाले सेक्शन में, सेक्शन 91 में खाली रेजिडेंट एसएससी को रिलीफ मिलती है, खाली रेजिडेंट एसएससी को रिलीफ मिलती है। पाकिस्तान के, जैसे मान लो इंडिया पाकिस्तान का DTAA नहीं बना हुआ, तो पाकिस्तान का कोई एसएससी है, मान लो बाबर आजम है, आफ्ताब है, अब्दुल है, इंडिया वाले इनको रिलीफ देंगे क्या, ये पाकिस्तान के आतंकियों को इंडिया वाले रिलीफ देंगे क्या, बताओ रिलीफ देंगे क्या इंडिया वाले, नहीं देंगे। क्यों देंगे, क्यों नहीं देंगे, इंडिया और पाकिस्तान का कोई एग्रीमेंट ही नहीं बना हुआ, तो इंडिया वालों को उनसे क्या मतलब है। जब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडिया से एग्रीमेंट ही नहीं बना रखा तो इंडिया वालों को पाकिस्तान से मतलब क्या है, क्या मतलब है पाकिस्तान के लोगों से, पाकिस्तान के लोगों को तो पाकिस्तान वाले जाने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जाने, तो इंडिया वाले क्या करेंगे, खाली यहाँ रेजिडेंट को रिलीफ देंगे। इंडियन गवर्नमेंट कहाँ किसी को देगी रिलीफ, रेजिडेंट को, जबकि सेक्शन 90 में क्या था, नॉन रेजिडेंट को भी रिलीफ मिल सकती है। एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इंडिया में एग्जम्प्ट है, क्रिस गेल की इनकम अपने देखा था ना एग्जाम्पल, क्योंकि वहाँ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बना हुआ है। लेकिन सेक्शन 91 में खाली रेजिडेंट को रिलीफ मिलेगी,
अगर इंडिया का असेसी क्या है, रेजिडेंट है, तो ही उसको रिलीफ मिलेगी। दूसरा, उस असेसी को इंडिया के बाहर से इनकम होनी चाहिए, इनकम बाहर से होगी तभी तो रिलीफ मिलेगी, तभी तो डबल टैक्सेशन होगा। इसके अलावा वो इनकम बाहर टैक्सेबल भी होनी चाहिए। मान लो अमन को पाकिस्तान से 10 लाख की इनकम हो रही है, 10 लाख की इनकम हो रही है पाकिस्तान से। अब मान लो 10 लाख की इनकम पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट है। जब पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट ही है, पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं है, तो बताओ डबल टैक्सेशन होगा क्या? खाली इंडिया में टैक्सेबल है वो, तो डबल टैक्सेशन हुआ ही नहीं, तो रिलीफ किस बात की? तो वो इनकम इंडिया के बाहर टैक्सेबल भी होनी चाहिए। इसके अलावा असेसी उस इनकम पे टैक्स पे कर चुका होना चाहिए, चाहे करंट ईयर में करे चाहे बाद में करे, बस पे कर दे। ऐसा नहीं कि अमन ने इनकम कमा ली और पार हो गया, कोई टैक्स नहीं दिया वहाँ पे, तो फिर रिलीफ किस बात की? फिर रिलीफ किस बात की? और लास्ट है, इंडिया और उस फॉरेन कंट्री का कोई एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट है तो फिर सेक्शन 90 वाली मिलेगी, एग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ मिलेगी रिलीफ। अब यहाँ देखो रिलीफ कैसे मिलेगी, और जो क्वेश्चन आएगा खाली रिलीफ निकालने का नहीं आएगा। वैसे ज़्यादा चांस होते हैं सेक्शन 91 का क्वेश्चन आने के, 90% चांस सेक्शन 91 का होते हैं। बहुत कम होता है कि सेक्शन 90 का क्वेश्चन। अगर आप भी क्वेश्चन बैंक देखोगे तो सेक्शन 90 के तो आपको 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, और सारे क्वेश्चन सेक्शन 91 वाले मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन सेक्शन 91 वाले आते हैं। तो क्वेश्चन में रिलीफ नहीं पूछता, वो बोलेगा आपको असेसी का नेट टैक्स पेएबल निकालो या असेसी की नेट टैक्स लायबिलिटी निकालो। और जो क्वेश्चन आएगा हमेशा किसका आएगा? इंडिविजुअल का आएगा, हमेशा इंडिविजुअल का आएगा। वैसे ऐसा नहीं है कि खाली इंडिविजुअल को रिलीफ मिलती है, कंपनी को भी मिल सकती है, कंपनी की इनकम भी डबल टैक्स हो सकती है, फर्म की भी हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन आएगा इंडिविजुअल का। एक ही क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में आपके सीए फाइनल में आता है या सीएमए फाइनल किस में भी आता है, किसका? इंडिविजुअल का, खाली डबल टैक्स रिलीफ का, जिसमें आपको इंडिविजुअल की टोटल इनकम और टैक्स निकालना होता है। एक ही क्वेश्चन होता है, बाकी सारे क्वेश्चन फर्म के, कंपनी के, इनके होते हैं, पर ये क्वेश्चन जो होता है डबल टैक्स रिलीफ का, ये हमेशा इंडिविजुअल का आता है। क्योंकि कंपनी फर्म का दे देना तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाए, 2 मिनट में सोल्व हो जाए, लेकिन जब इंडिविजुअल का आता है ना, तो इसमें हालत ख़राब होती है। हालत कैसे ख़राब होती है? एक गलती, छोटी सी गलती, पूरा गलत, वो आपको भी पता चलेगा। तो नेट टैक्स लायबिलिटी आपसे निकलवाएगा इंडिविजुअल की। तो आपको सबसे पहले उस इंडिविजुअल की, जैसे मान लो अमन की आपको डिटेल्स देगा कि अमन को कौन कौन सी इनकम हो रही है, तो वो इंडिया की इनकम भी देगा, इंडिया के बाहर की इनकम भी देगा, इंडिया के बाहर की इनकम भी देगा, तभी तो निकलेगा डबल टैक्स। तो इंडिया के बाहर की इनकम भी देगा। फिर आपको उस पर क्या निकालनी है? सबसे पहले तो उस अमन की टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम निकालनी है। क्या कर देना आप? अमन की सारी इनकम ले लेना, इंडिया वाली भी, फॉरेन वाली भी। क्यों फॉरेन वाली क्यों लेने? अमन इंडिया का रेजिडेंट है। सेक्शन 91 में बताओ रिलीफ किसको मिलती है? खाली रेजिडेंट को मिलती है। और रेजिडेंट की बताओ इंडिया में क्या होती है? ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, चाहे वो इंडिया की हो चाहे इंडिया के बाहर की, तो सारी इनकम एक बार टैक्सेबल कर देना, सारी इनकम टैक्सेबल कर देना। 5 हेड की इनकम, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। चाहो तो 5 हेड में दिखा सकते हो, चाहो तो बिना हेड के भी दिखाओगे तो भी चलेगा, उससे कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि मार्क्स आपको मिलना स्टार्ट होंगे यहाँ से, आगे से मार्क्स मिलना स्टार्ट होंगे। तो चाहे तो ऐसा भी दिखा सकते हो आप, इंडियन इनकम अलग दिखा दी, फॉरेन इनकम अलग दिखा दी, पर टोटल इनकम आपको निकालनी है, 5 हेड की इनकम निकालनी है। कोई सेट ऑफ वगैरह है तो सेट ऑफ वगैरह कर दो, आपकी आ जाएगी जीटीआई। सेट ऑफ वगैरह के सारे वही प्रोविजन लगेंगे। अभी तक अपन खाली टोटल इनकम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो टोटल इनकम कैसे निकालते हैं? मैंने स्टार्टिंग चैप्टर 1 बेसिक में बताया था आपको, सेक्शन 4 में, उसमें से लेस कर दो चैप्टर 6 के डिडक्शन। अगर चैप्टर 6 के कोई डिडक्शन है, आपने कोई इन्वेस्टमेंट या कोई एक्सपेंस किया, उसका डिडक्शन ले लो, अगर आप एलिजिबल हो तो। ये आ जाएगी आपकी टोटल इनकम। टोटल इनकम पे अमन का निकाल दो टोटल टैक्स, टोटल टैक्स निकाल दो, अमन का जो भी टोटल टैक्स है वो निकाल दो। अमन पे स्लैब लगेगा, इंडिविजुअल है, टोटल टैक्स कैसे निकालोगे? या तो 115 बीएससी वाला स्लैब फॉलो कर लो, अपना डिफॉल्ट स्लैब, या फाइनेंस एक्ट वाला स्लैब फॉलो कर लो। अब वो कैसे पता करेंगे कौन सा फॉलो करें? वो क्वेश्चन में लिख के देगा आपको, वो सब मैं बताऊंगा आपको नीचे कि क्या करना है, कब क्या करना है, वो सब वैसे क्वेश्चन में मेंशन होगा। टोटल टैक्स निकाल दिया। टोटल टैक्स में ध्यान देना, अगर अमन पे सरचार्ज लगता है, सरचार्ज बताओ कब लगता है? 50 लाख से ज़्यादा पे इनकम पे। तो अगर टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा आ रही है तो सरचार्ज लगाना मत भूल जाना, क्योंकि यहाँ एक भी गलती करी पूरा ही गलत। तो सब चीज़ें सोचनी है आपको, सरचार्ज लगाना है और सेस तो लगाना ही है। तो स्लैब लगा के अमन का टोटल टैक्स निकाल दो, इंक्लूडिंग सरचार्ज, अगर लगता है तो सरचार्ज भी लगाओ और सेस तो लगाना है। टोटल टैक्स निकाल दिया, टोटल टैक्स निकाल दो, ठीक है। उसमें से लेस करो रिलीफ अंडर सेक्शन 91 वाला क्वेश्चन है तो। और अगर सेक्शन 90 का क्वेश्चन होता तो भी अपन क्या करते? रिलीफ अंडर सेक्शन 90 और ब्रैकेट में लिख देते वर्किंग नोट, और वो लेस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका नेट टैक्स पेएबल। अब निकालेंगे वर्किंग नोट में रिलीफ। रिलीफ हमेशा वर्किंग नोट में निकालेंगे अपन, ध्यान देना, यहाँ पे वर्किंग नोट में निकालेंगे, ऊपर गिच पिच मत कर देना, अलग से नीचे बनाना। आपको तो बस एक लाइन लिखनी है, रिलीफ अंडर सेक्शन 91 वर्किंग नोट, बस। उसके बाद नेट टैक्स पेएबल। अब नीचे आराम से वर्किंग कर लो, अब नीचे वर्किंग कर लो। अब वर्किंग नोट में रिलीफ अपन निकालेंगे सेक्शन 91 की। तो कैसे निकालनी है? आपको सबसे पहले निकालनी पड़ेगी डबली टैक्स इनकम। डबली टैक्स इनकम निकाल दी, इंटू करना है आपको इंडियन रेट और फॉरेन रेट, इन दोनों में से जो भी लोअर आई, इंडियन रेट और फॉरेन रेट, विच एवरेज लोअर, जो भी लोअर आई उससे इंटू कर देना डबली टैक्स इनकम को, ये आ जाएगी सेक्शन 91 की रिलीफ। अब एक एक करके देखते हैं डबली टैक्स इनकम क्या होती है। सबसे पहले तो ऐसी इनकम जिसपे दोनों कंट्री में टैक्स लगा, जो इनकम दोनों जगह टैक्सेबल है, वो होती है डबली टैक्स इनकम। अमन को पाकिस्तान से 10 लाख की रॉयल्टी की इनकम हो रही है,
पाकिस्तान में मान लो 10 लाख एग्जेम्प्ट है, इंडिया में टैक्सेबल है, तो बताओ लोगे क्या डबल टैक्स इनकम में? इस वाली फिगर में लोगे क्या? मत ले लेना। जब पाकिस्तान में एग्जेम्प्ट है, खाली इंडिया में ही टैक्सेबल है, तो डबल टैक्स हुआ ही नहीं, बात खत्म, भूल जाओ, कोई रिलीफ नहीं, उस इनकम में कोई रिलीफ नहीं मिलेगी। मान लो 10 लाख पाकिस्तान में तो टैक्सेबल है, लेकिन इंडिया में एग्जेम्प्ट है। जब इंडिया में ही एग्जेम्प्ट है तो डबल टैक्स हुआ क्या? डबल टैक्स हुआ क्या? एक जगह तो टैक्स लगा, भूल जाओ, लेना ही नहीं है इसमें। मान लो 10 लाख जो है पाकिस्तान से रॉयल्टी इनकम, दोनों जगह टैक्सेबल है, पाकिस्तान में भी और इंडिया में भी। पाकिस्तान में भी टैक्सेबल, इंडिया में भी टैक्सेबल। तो पाकिस्तान में तो आपने टैक्स दे दिया होगा, ठीक है। इंडिया में आपने यहाँ 10 लाख दिखा दिया होगा रॉयल्टी इनकम, ठीक है। अब वो आ जाएगी डब्ल्यू टैक्स इनकम में, वो अपन 10 लाख ले लेंगे, ये आ गई डब्ल्यू टैक्स इनकम, ठीक है, इस तरह से आएगी। अब इसमें दो चीज़ दे रखी, नेट ऑफ स्पेशल डिडक्शन एंड लॉस ऑफ फॉरेन कंट्री सेट ऑफ। इस डब्ल्यू टैक्स इनकम में से आपको एक तो लेस करना स्पेशल डिडक्शन। इस 10 लाख में से क्या लेस करना आपको? स्पेशल डिडक्शन। ये स्पेशल डिडक्शन क्या होती है? कोई ऐसी डिडक्शन जो स्पेशली इस 10 लाख से मिल रही है आपको, कोई ऐसी डिडक्शन जो स्पेशली 10 लाख से मिल रही है। कैसे मिल रही है? जैसे मान लो 10 लाख की आपकी रॉयल्टी की इनकम है, और मान लो ये रॉयल्टी की जो इनकम ये है रॉयल्टी इनकम फ्रॉम लिटरेरी बुक्स। लिटरेरी बुक्स की रॉयल्टी की इनकम है, बताओ क्या होगा? 10 लाख आप इंडिया में पाकिस्तान की इनकम दिखा दोगे, फॉरेन इनकम। चैप्टर 6 से कि आप डिडक्शन लोगे 80 QQB में। मान लो आप फाइनेंस एक्ट का स्लैब फॉलो कर रहे हो, मान लो डिडक्शन मिलता है चैप्टर 6 वाला 80 QQB वाला, कितना ले लोगे? 3 लाख का। तो बताओ कितनी हो गई? 10 लाख हुई क्या ये? कितनी बच गई है? 3 लाख का डिडक्शन आपको 10 लाख से मिल गया, तो बची कितनी? 7 लाख। 7 लाख आएगी डब्ल्यू टैक्स इनकम। क्यों? पाकिस्तान में तो 10 लाख टैक्सेबल होगी, क्योंकि पाकिस्तान में कोई डिडक्शन वगैरह कुछ नहीं होता, भिखमंगे देश है वो भिखमंगे देशों में कोई डिडक्शन वगैरह नहीं मिलता। और वैसे भी आपको पाकिस्तान का लॉ नहीं पढ़ना कि पाकिस्तान का लॉ पढ़ना है या यूएस का लॉ पढ़ना है, क्वेश्चन में लिख के देगा साफ, उनके बारे में सब लिख के देगा कि वहाँ कुछ नहीं मिलता डिडक्शन वगैरह, ऐसा लिख के देगा, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इंडिया में देखो, इंडिया में आपको 10 लाख की रॉयल्टी इनकम हुई लिटरेरी बुक वाली, ठीक है, 10 लाख इनकम दिखाई, 3 लाख का डिडक्शन ले लिया। बताओ ये टोटल इनकम में रॉयल्टी की इनकम कितनी आ रही है? टोटल इनकम जो अपने निकाली इसमें रॉयल्टी वाला इनकम कितना आ रहा है? 10 आ रहा है क्या? 10 नहीं आ रहा, 10 में से 3 तो लेस कर दिया आपने, 3 स्पेशली आपने इस 10 लाख में से लेस किया है, तो कितना आ रहा है? 7 लाख आ रहा है, 7 लाख आ रहा है। तो 7 लाख लेंगे अपन डब्ल्यू टैक्स इनकम। तो कोई भी स्पेशल डिडक्शन जो स्पेशली उस इनकम से मिल रहा हो, जैसे मान लो ऐसा था पाकिस्तान से जो इनकम हो रही है 10 लाख की, ये है रेंट, हाउस प्रॉपर्टी का रेंट, रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो बताओ क्या होगा? इंडिया में क्या होता है? 10 लाख आपको रेंट मिल रहा है हाउस प्रॉपर्टी का, तो इंडिया में हाउस प्रॉपर्टी के रेंट से तो म्यूनसिपल टैक्स का डिडक्शन मिल जाता है और एक 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। मान लो म्यूनसिपल टैक्स तो नहीं दे रखा क्वेश्चन में, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलता है 30% का, वो लेस कर दो, और म्यूनसिपल टैक्स दे रखा होता है वो भी लेस करते, तो 30% का आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस किया, तो ये आया 7 लाख का रेंट जो आपने इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना दिखाया? 10 नहीं दिखाया, 7 दिखाया। पाकिस्तान में चलो कुछ नहीं मिलता डिडक्शन, पाकिस्तान में 10 लाख टैक्सेबल, इंडिया में कितना टैक्सेबल किया आपने? कितनी इनकम दिखाई हाउस प्रॉपर्टी की? 7 नहीं दिखाई, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड डिडक्शन स्पेशली उस इनकम से ले लिया। तो बताओ डब्ल्यू टैक्स इनकम कितनी लोगे? 7 लोगे। 7 क्यों लोगे? पाकिस्तान में चलो 10 लाख टैक्सेबल है, लेकिन इंडिया में तो कितनी टैक्सेबल हो रही है वो? 7। तो डबल टैक्स किस पे लगा? बताओ डबल टैक्स किस पे लगा? सोचो, 7 पे लगा ना। तो अगर आपसे इतना दिमाग ना चले तो आप तो कुछ भी नहीं करना, आप तो क्या करना, जो इनकम दोनों जगह टैक्सेबल वो उठाना, उसमें से कोई ऐसा डिडक्शन जो स्पेशली उस इनकम के कारण मिल रहा है वो लेस कर देना। डिडक्शन मतलब ऐसा नहीं कि चैप्टर 6 वाला, चैप्टर 6 वाला हो, चाहे चाहे कोई और डिडक्शन हो, खर्चे का डिडक्शन हो, स्पेशली उस इनकम से मिल रहा है, चाहे स्टैंडर्ड डिडक्शन हो। स्पेशल डिडक्शन मतलब ये सारे डिडक्शन जो स्पेशली इस इनकम से मिल रहे हैं, इस पाकिस्तान वाली इनकम से मिल रहे हैं, वो लेस कर देना, ठीक है, वो लेस कर दिए। और इसके अलावा एक चीज़ वो लेस करनी है, ये तो लेस करनी है। मान लो क्वेश्चन में आपको ऐसा भी दे रखा है कि अमन पाकिस्तान में धंधा करता था, पाकिस्तान में अमन बकरे काटने का धंधा करता था मान लो, और उस बिजनेस में इसको लॉस हुआ 1 लाख का, बकरे काटने वाले धंधे से 1 लाख का बिजनेस का लॉस दे रखा है। रॉयल्टी की इनकम हो रही है 10 लाख की, ठीक है, रॉयल्टी की इनकम 10 लाख की हो रही है, लिटरेरी बुक वाली है तो 3 लाख का, तो उसमें स्पेशल डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है, इंडिया में, ठीक है। अब 1 लाख का बिजनेस लॉस है पाकिस्तान का, वो भी दे रखा है क्वेश्चन में, दे रखा है बिजनेस लॉस पाकिस्तान में सेट ऑफ नहीं होता, उससे मतलब नहीं है, पाकिस्तान के लॉस से मतलब ही नहीं है अपन को इंडिया में बताओ बिजनेस लॉस को आप सेट ऑफ कर सकते हो क्या? सेट ऑफ वाला प्रोविजन पढ़ा था अपन ने, हाँ कर सकते हैं। सेट ऑफ वाला जो प्रोविजन पढ़े थे अपन ने सेक्शन 72 में, उसमें ऐसा लिखा हुआ था कि बाहर का लॉस सेट ऑफ नहीं होता, हो जाता है कहीं का भी लॉस हो, बिजनेस लॉस को पहले तो अपन बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ करेंगे, हो पाए तो, नहीं तो इंटर हेड करेंगे, नहीं हो पाता तो कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। तो बिजनेस लॉस है पाकिस्तान का 1 लाख का, आप क्या करोगे? इंडिया में इसको सेट ऑफ मार दोगे। इंडिया में जब आप टोटल इनकम निकालोगे, देखो ये टोटल इनकम निकालोगे तो क्या करोगे आप? सेट ऑफ मार दोगे इसको। जैसे मान लो अपन ने यहीं सेट ऑफ मार दिया इसको 1 लाख से, मार दिया सेट ऑफ,
तो इंडिया में टोटल इनकम निकालोगे तो सेट ऑफ मार दोगे, तो टोटल इनकम क्या हो जाएगी आपकी, कम आएगी, क्योंकि अपन 5 ऐड की इनकम निकालते हैं इंडिया में, क्लबिंग करते हैं, सेट ऑफ करते हैं, सेट ऑफ मारते हैं, सेट ऑफ मारने से इंडिया की टोटल इनकम कम हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, ये लॉस भी लेस करना है। कोई फॉरेन कंट्री का लॉस अगर आपने इंडिया में सेट ऑफ किया है, उस फॉरेन कंट्री का लॉस अगर आपने इंडिया में सेट ऑफ किया है तो उसको भी लेस कर देना, उसको भी लेस कर देना। इसके बाद आएगी आपकी डबली टैक्स इनकम, उसको भी लेस कर देना। आप बोलोगे उसको क्यों लेस किया, वो तो पाकिस्तान में सेट ऑफ ही नहीं होता। अरे आपने इंडिया में सेट ऑफ कर लिया ना, इंडिया में सेट ऑफ करके आपने इंडिया की इनकम कम कर दी तो डबल टैक्स कम हो गया ना। इंडिया में आपने सेट ऑफ करके इंडिया की इनकम कम कर दी तो डबल टैक्स कम हो गया, डबल टैक्स कम हो गया। एक तरीके से अल्टीमेटली इंडिया में तो ये रॉयल्टी की इनकम 10 की जगह 6 ली है, इंडिया की इनकम कम कर दी आपने, तो वो भी सेट ऑफ मार देना, वो भी लेस कर देना। तो 2 चीज़ें लेस करनी है आपको। तो अगर बिना सोचे समझे भी करना है, दिमाग नहीं लगाना, तो आप तो क्या करना, ऐसी इनकम उठाना जो दोनों जगह टैक्सेबल है, वो उठाना। उसमें से कोई स्पेशल डिडक्शन मिल रहा है वो लेस कर दो एक तो, और एक फॉरेन कंट्री का लॉस, इंडिया का नहीं, फॉरेन कंट्री का लॉस अगर आपने इंडिया में सेट ऑफ किया है, इंडिया में सेट ऑफ किया है तो वो लेस कर दो, वो लेस कर दो। ये आ जाएगी डबली टैक्स इनकम, ये निकालेंगे डबली टैक्स इनकम। ये डबली टैक्स इनकम आपने निकाल ली, ठीक है। डबली टैक्स इनकम निकाल दी। अब आपको निकालनी है इंडियन रेट। इंडियन रेट कैसे निकालोगे, एवरेज रेट ऑफ टैक्स निकालते हैं अपन। चैप्टर 1 में बताया था मैंने आपको, बेसिक कंसेप्ट वाले चैप्टर में। एवरेज रेट ऑफ टैक्स कैसे निकालते हैं, टोटल टैक्स निकाल लेंगे इंडिया का। इंडिया का टोटल टैक्स निकाला था हमने, इंक्लूडिंग सरचार्ज लगता है तो वो भी लगाएंगे, सेस भी लगाएंगे। ये टोटल टैक्स आ गया। इस टोटल टैक्स को इंडिया की जो टोटल इनकम निकाली थी अपने, देखो ये टोटल इनकम निकाली थी ना इंडिया में, जीटीआई माइनस डिडक्शन टोटल इनकम, इसे डिवाइड कर देंगे। तो टोटल टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम, टोटल टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम इनटू 100, ये आ जाएगी इंडियन रेट। इंडियन रेट तो बिल्कुल आसान है। अब फॉरेन रेट कैसे निकालोगे, फॉरेन रेट कैसे निकालोगे आपको फॉरेन का टैक्स दे रखा होगा, मान लो कि पाकिस्तान में इस रॉयल्टी की इनकम पे आपने 2 लाख का टैक्स दिया था, तो 2 लाख डिवाइड बाई फॉरेन इनकम। डिवाइड कैसे करोगे, ये 6 लाख से मत कर देना कि डिडक्शन वगैरह लेस करके डबली टैक्स इनकम से डिवाइड कर दो, नहीं। पाकिस्तान में तो इनकम कितनी हुई है आपको, 10 लाख की हुई है। पाकिस्तान में नहीं मिला ये आपको डिडक्शन, इंडिया में मिले हैं। तो फॉरेन इनकम कितनी है, 10 लाख। फॉरेन टैक्स डिवाइड बाई फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम ध्यान देना, ये यहाँ डबली टैक्स इनकम से कुछ लोग डिवाइड कर देते हैं। फॉरेन टैक्स डिवाइड बाई फॉरेन इनकम इनटू 100, ये करना आपको, और ये आ जाएगी 20% पाकिस्तान की रेट आ गई। इस तरह से रेट आ जाएगी। इंडियन रेट और फॉरेन रेट को कंपेयर करो, जो भी लोअर आई उसको इंटू कर देना डबली टैक्स इनकम से, उसको इंटू कर देना फिर डबली टैक्स इनकम से, ये आपकी आ जाएगी रिलीफ अंडर सेक्शन 91। एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। देखो रोहित इंडिया का रेजिडेंट है, इंडिया में इसको इनकम हुई 5 लाख की, पाकिस्तान में इसको 4 लाख की इनकम अर्न करी है इसने। देखो इनकम अर्न इन पाकिस्तान 4 लाख की, ठीक है। पाकिस्तान में इसका जो टैक्स पे करना पड़ा 40,000 का करना पड़ा, या पाकिस्तान में जो टैक्स डिडक्ट हुआ, टैक्स पेड भी लिख सकता है, टैक्स डिडक्ट भी लिख सकता है, एक ही बात है, उससे मतलब नहीं है। 40,000 का हुआ। इंडिया पाकिस्तान का डी नहीं बना हुआ। अब आपको नेट टैक्स पेबल निकालना है मिस्टर रोहित का। आप 115 BAC इग्नोर करो, मतलब आपको फाइनेंस एक्ट वाला स्लैब लगाना है, ठीक है, लगा देंगे फाइनेंस एक्ट वाला स्लैब। इंडियन इनकम ले लो, फॉरेन इनकम ले लो रोहित की, इंडिया का रेजिडेंट है, सारी इनकम टैक्स हो जाएंगी इसकी। जीटीआई माइनस डिडक्शन कुछ दे नहीं रखी, कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉरेन की नॉर्मल इनकम बता रखी है तो कोई डिडक्शन मिलेगी नहीं यहाँ पे वैसे भी। टोटल इनकम पे देखो रोहित का अपने टोटल टैक्स निकाल दिया, टोटल टैक्स निकाल दिया स्लैब लगा के, फाइनेंस एक्ट वाला स्लैब लगाया अपने 2.5 लाख वाला स्लैब, क्योंकि देखो रोहित की एज नहीं दे रखी, तो नॉर्मल इंडिविजुअल मान के अपने 2.5 लाख वाला स्लैब लगा दिया। रिलीफ अंडर सेक्शन 91 अपन देखो वर्किंग नोट में निकालेंगे, ये नेट टैक्स पे बना जाएगा। अब देखो वर्किंग नोट में सबसे पहले डबली टैक्स इनकम कितनी है, देखो ऐसी इनकम जो दोनों जगह टैक्सेबल है, तो 4 लाख की इनकम पाकिस्तान वाली, पाकिस्तान में भी देखो आपने टैक्स दे दिया और इंडिया में भी देखो इसको टैक्सेबल कर दिया, तो 4 लाख, ठीक है। कोई स्पेशल डिडक्शन नहीं है, कोई लॉस नहीं है, ठीक है। इंडियन रेट निकाल दो, टोटल टैक्स इन इंडिया डिवाइड बाई टोटल इनकम, टोटल टैक्स इन इंडिया डिवाइड बाई टोटल इनकम, ये इंडियन रेट आ गई 10.689%। फिर फॉरेन रेट निकाल दो, फॉरेन रेट कैसे, फॉरेन टैक्स अपॉन फॉरेन इनकम। अब फॉरेन टैक्स देखो कितना है, फॉरेन में कितना टैक्स पे किया इसने पाकिस्तान में 40,000, और फॉरेन इनकम कितनी है 4 लाख, तो 40 डिवाइड 4 लाख, ये आ गई अपनी फॉरेन रेट। लोअर रेट क्या है, 10 ले ली लोअर रेट। और डबली टैक्स इनकम कितनी है 4 लाख, तो डबली टैक्स इनकम इंटू 10%, 40,000 की रिलीफ आई, ये अपन ने यहाँ डाल दी, और ये अपना आ गया नेट टैक्स पेबल, ये आ गया नेट टैक्स पेबल। इस तरह का क्वेश्चन। अब मान लो एग्जांपल 1 में जो पाकिस्तान की इनकम है वो रॉयल्टी इनकम फ्रॉम लिटरेरी बुक होती, तो क्या होता, अपन ऐसा मानते हैं लिटरेरी बुक वाली इनकम होती तो एसएससी को मिल जाता 80 QQB का डिडक्शन इंडिया के अंदर, पाकिस्तान में नहीं मिलता। इंडिया में, पाकिस्तान में ये मत सोचना कि सेम इनकम टैक्स पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है, वहाँ उनको अलग एक्ट बनाना पड़ता है। वहाँ क्या है, आतंकी काम करते हैं, वहाँ बॉम्ब वगैरह बनते हैं, तो उनको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने लॉ बना रखा होगा कि ये बॉम्ब बनाएंगे या बारूद बनाएंगे तो कितना रिडक्शन देना है, बारूद में क्या देना है, वो सब अकॉर्डिंग करते होंगे।
तो ये मत सोचना कि आपको पाकिस्तान के लॉ पढ़ने, कुछ लोग सोचते हैं पाकिस्तान का लॉ पढ़ना पड़ेगा या यूएस का लॉ पढ़ना पड़ेगा, वो अपने अकॉर्डिंग लॉ बनाते हैं। अपन को खाली इंडिया का इनकम टैक्स एक्ट आना चाहिए बस। डिडक्शन लेस करी, टोटल इनकम आ गई, ठीक है। टोटल टैक्स इंडिया में निकाल लिया आपने, रिलीफ वर्किंग नोट पे निकालेंगे। अब बताओ देखो इसमें डबल टैक्स इनकम कितनी होगी। पाकिस्तान में तो देखो 4 लाख टैक्सेबल हुई थी, पाकिस्तान में तो देखो 4 लाख आपने टैक्सेबल कर दी थी, ठीक है, पाकिस्तान में 4 लाख टैक्सेबल कर दी थी। लेकिन इंडिया में देखो 4 लाख तो टैक्सेबल करी आपने, लेकिन 3 लाख का इस इनकम से, स्पेशली इस 4 लाख के कारण आपको डिडक्शन मिल गया। तो इंडिया में कितना बचा? 1 लाख नेट ऑफ स्पेशल डिडक्शन। तो 1 लाख की क्या हुई? डबल टैक्स इनकम। 1 लाख की क्या है? डबल टैक्स इनकम। तो स्पेशल डिडक्शन स्पेशली इस इनकम से मिली, इसलिए लेस कर दिया अपन ने। इंडियन रेट तो निकाल ही दोगे, फॉरेन रेट निकाल लोगे। फॉरेन रेट कैसे निकालते हैं? फॉरेन टैक्स अपॉन फॉरेन इनकम। 40,000 को 1 लाख से डिवाइड मत कर देना डबल टैक्स इनकम से, फॉरेन टैक्स अपॉन फॉरेन इनकम इनटू 100, ये फॉरेन रेट आ जाएगी और इस अकॉर्डिंग रिलीफ आ जाएगी। बस यही करना है इसमें। एग्जाम्पल 3 एक एग्जाम्पल और ले लो। मान लो एग्जाम्पल 1 में रोहित ने LIC प्रीमियम पे किया था 1 लाख का, तो इंडियन इनकम ले ली, फॉरेन इनकम ले ली, ATC का डिडक्शन मिल जाएगा। मान लो रॉयल्टी की इनकम नॉर्मल इनकम है, एग्जाम्पल 2 मत लो, आप एग्जाम्पल 1 का डाटा लो। तो रोहित को LIC प्रीमियम का ATC का डिडक्शन मिल जाएगा। टोटल इनकम निकाल लिया आपने, टोटल टैक्स इन इंडिया निकाल लिया, रिलीफ अपन वर्किंग नोट में निकालेंगे। अब बताओ डबल टैक्स इनकम कितनी होगी? अब तो 4 लाख होगी, क्योंकि 1 लाख का LIC प्रीमियम का डिडक्शन इस 4 लाख से नहीं मिल रहा है। स्पेशली अगर ये 4 लाख नहीं भी होते, पाकिस्तान की इनकम नहीं भी होती, तो इंडिया वाली इनकम से मिल जाता है। ये स्पेशल डिडक्शन थोड़ी है, ये तो जनरल है, किसी से भी मिल जाता, स्पेशली उस इनकम से थोड़ी मिल रहा है। तो देखो ये 4 लाख ही होगी। बाकी इंडियन रेट फॉरेन रेट तो निकाल ही लोगे आप, ये रिलीफ निकाल लिया, ये रिलीफ निकाल लिया। अब मैं एक चीज बताने वाला हूँ आपको। अगर मान लो यहाँ पे एग्रीमेंट वाला केस होता, मान लो ये एग्जाम्पल 1 है अपना, यहाँ बता रखा होता कि DTAA बना हुआ है इंडिया पाकिस्तान का, तो रिलीफ कौन सी मिलती? सेक्शन 90 वाली मिलती। सेक्शन 90 में भी आपको सेम काम करना पड़ता, वहाँ खाली रिलीफ नहीं पूछता वो, वहाँ भी आपको नेट टैक्स लायबिलिटी पूछेगा SSC की, और वहाँ भी किसका क्वेश्चन देगा? 100% वो वहाँ भी रेजिडेंट का ही क्वेश्चन देगा। वैसे सेक्शन 90 में नॉन रेजिडेंट भी रिलीफ क्लेम कर सकता है, अपन ने देखा था TRC फर्निश करके, अगर लिखा हुआ है एग्रीमेंट में कि नॉन रेजिडेंट की इनकम इंडिया में एग्जाम्प्ट है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है एग्रीमेंट में। तो नहीं तो सेक्शन 90 का जो क्वेश्चन आता है वो आता है किसका? टैक्स क्रेडिट मेथड का। आपको रिलीफ निकालनी होती है, और टैक्स क्रेडिट मेथड में देखो रिलीफ कौन देती है? कंट्री ऑफ रेजिडेंस। तो मतलब रेजिडेंट का ही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि एग्जाम्पशन मेथड का तो क्वेश्चन बनता ही नहीं। क्या है उसमें? क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। नॉन रेजिडेंट का दे दिया, मान लो बोल दिया इनकम इंडिया में एग्जाम्प्ट है, बात ही खत्म। फिर कौन सी रिलीफ निकालोगे जब इनकम इंडिया में एग्जाम्प्ट ही? बात खत्म। कौन सी रिलीफ निकालोगे उसमें? तो टैक्स क्रेडिट मेथड पूछेगा वो, और इसमें रिलीफ निकालनी पड़ेगी, और ये हमेशा रेजिडेंट का ही होगा। टैक्स क्रेडिट मेथड में रिलीफ कौन देती है? रेजिडेंट कंट्री देती है। तो इंडिया देगी तो अपने रेजिडेंट लोगों को देगी, टैक्स क्रेडिट मेथड में ये होता है। तो रिलीफ निकालने का क्वेश्चन आएगा, टैक्स क्रेडिट मेथड का आएगा, तो आपको अमाउंट में रिलीफ निकालनी है, टैक्स अमाउंट इन इंडिया और टैक्स अमाउंट इन फॉरेन विच एवर इज लोअर। तो उसके लिए आपको देखो सबसे पहले रोहित की टोटल इनकम तो निकालनी पड़ेगी, क्योंकि नेट टैक्स लायबिलिटी पूछेगा। निकाल ली टोटल इनकम, यही क्वेश्चन है। मान लो 9 लाख निकाल ली, GTI माइनस डिडक्शन कुछ है नहीं, मान लो ऐसा मान लो, टोटल इनकम आ गई। अब टोटल इनकम पे आपको इंडिया का टोटल टैक्स भी निकाल लो, माइनस कर दो, रिलीफ अंडर सेक्शन 91 की जगह लिख देना सेक्शन 90, ये तो लिख ही दोगे आप। अब वो वर्किंग नोट में निकाल लेना, नेट टैक्स पे वाला जाएगा। वर्किंग नोट में देखो कैसे निकालेंगे अपन। अभी तो क्या करते थे अपन? डबल टैक्स इनकम इंटू इंडियन रेट और फॉरेन रेट विच एवर इज लोअर। अभी तो ये फॉर्मूला लगाते थे, लेकिन सेक्शन 90 में फॉर्मूला क्या है? रिलीफ इक्वल्स टू टैक्स इन इंडिया और टैक्स इन फॉरेन विच एवर इज लोअर। उस इनकम पे जो इनकम डबल टैक्स हो रही है, उस पर इंडिया में कितना टैक्स बना और पाकिस्तान में कितना टैक्स बना, दोनों को कंपेयर करो, अमाउंट में कंपेयर करो और विच एवर इज लोअर ले लो। तो देखो ये करने के लिए आपको अब 4 लाख की इनकम है जो डबल टैक्स हो रही है, इस 4 लाख पे आपको निकालना है इंडिया में टैक्स। बताओ कैसे निकालोगे आप? मिस्टर रोहित कैसा करोगे कि 4 लाख पे अलग से स्लैब लगाओगे? ऐसे अलग अलग स्लैब लगाओगे क्या? रोहित की तो और भी इनकम इंडिया में है, तो रोहित की इंडिया में निकालनी पड़ेगी एक एवरेज रेट ऑफ टैक्स। कैसे? सेम जैसा अपन नो एग्रीमेंट वाले में करते थे ना, रोहित की आपको निकालनी पड़ेगी इंडियन रेट। क्या निकालनी पड़ेगी? इंडियन रेट। इंडियन रेट तो आपको निकालनी ही पड़ेगी। तो आपने निकाल ली इंडियन रेट कितनी? 10.689%। ये आपने इंडियन रेट निकाल ली, मान लो ये निकालनी ही पड़ेगी। अगर एग्रीमेंट वाला क्वेश्चन भी आ जाए तो इंडियन रेट तो निकलेगी ही। टोटल टैक्स डिवाइड बाय टोटल इनकम, ये तो निकालनी पड़ेगी। अब आप निकाल सकते हो रोहित का टैक्स इन इंडिया, टैक्स इन इंडिया, टैक्स इन इंडिया निकाल सकते हो। इंडिया में बताओ वो पाकिस्तान वाली इनकम कितनी टैक्सेबल हुई है? इस वाले एग्जाम्पल में कितना टैक्सेबल हुई है? 4 लाख हुई है ना, क्योंकि अपन एग्जाम्पल 1 ले रहे हैं, एग्जाम्पल 1 में कोई डिडक्शन वगैरह भी नहीं है स्पेशल, तो 4 लाख टैक्सेबल हुई है। 4 लाख एक तरीके से क्या हो गई? डबल टैक्स इनकम। 4 लाख को इंटू कर दो 10 पॉइंट क्या रेट थी इंडियन रेट? 689%।
से इंटू करो, 4 लाख को 10.689% से इंटू करो, टैक्स इन इंडिया आ जाएगा 42,756 का आ गया टैक्स इन इंडिया। और इसको कंपेयर करो टैक्स इन पाकिस्तान, टैक्स इन फॉरेन दे रखा देखो आपको 40,000 और 40,000 कंपेयर कर दिया। और इन दोनों का जो लोअर आएगा ऐसे दिखाना पड़ेगा आपको, लोअर क्या आया 40,000, तो इसमें भी रिलीफ कितनी मिल जाएगी 40,000 की। आप लोग दोनों में सेम ही आ रहा है। देखो काफ़ी ज़्यादा चांस तो होते हैं सेम आता है 90% चांस, लेकिन 10% चांस ऐसे भी हो सकते हैं कि अलग आ सकता है, अलग भी डाटा आ सकता है, अलग भी आ सकता है कि सेक्शन 91 में रिलीफ अलग आए, सेक्शन 90 में अलग आए। तो ऐसा मत सोचो ना सेम ही आएगा। तो कुछ लोग सोचे चलो रेट का कंपेरिजन करके कर लेते हैं, क्यों अपन ये दिमाग लगाएं, क्यों अमाउंट में निकाले, ऐसी गलती मत कर देना, ऐसी गलती मत कर देना। यहाँ अमाउंट का कंपेरिजन करते हैं। टैक्स इन पाकिस्तान, अब टैक्स इन पाकिस्तान में मान लो आपको पाकिस्तान की टैक्स रेट दे रखी होती 15%, मान लो दे रखी होती, तो 15% को किससे इंटू करते, बताओ किससे करते, पाकिस्तान की इनकम से। पाकिस्तान की इनकम कितनी है 4 लाख, डब्ल्यू टैक्स इनकम से इंटू नहीं करते यहाँ पे, 4 लाख से इंटू करते। हालांकि इस क्वेश्चन में डब्ल्यू टैक्स इनकम भी 4 लाख आ रही है, लेकिन ये अलग भी तो हो सकती है। तो फॉरेन टैक्स निकालना, टैक्स इन पाकिस्तान, तो फॉरेन टैक्स निकालना अपन को यहाँ पे, फॉरेन टैक्स देखो इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, फॉरेन रेट इक्वल टू फॉरेन टैक्स अपॉन फॉरेन इनकम इंटू 100। आप फॉरेन टैक्स इधर रखो, फॉरेन इनकम को उधर भेज दो, तो फॉरेन रेट इंटू फॉरेन इनकम कर दो, फॉरेन रेट इंटू फॉरेन इनकम, ये फॉर्मूला है फॉरेन टैक्स निकालने का। फॉरेन रेट इंटू फॉरेन इनकम, फॉरेन रेट इंटू डब्ल्यू टैक्स इनकम फॉर्मूला नहीं है, फॉरेन रेट इंटू फॉरेन इनकम ये फॉर्मूला है। तो इस कारण आंसर अलग भी आ सकता है, कि सेक्शन 90 का आंसर अलग आ सकता है। कुछ लोग सोचते हैं सेम ही आएगा, तो चलो रेट का कंपेरिजन ही कर लेते हैं, सेम 91 की तरह कर लेते हैं, क्यों झंझट पाले, ऐसा मत करना। सेक्शन 90 में अमाउंट का कंपेरिजन करना, अमाउंट कंपेरिजन में अलग भी आ सकता है, तो ये उल्टा सीधा काम मत करना, जैसा बोल रखा है सेक्शन वैसे ही चलना। तो टैक्स अमाउंट इन इंडिया और टैक्स अमाउंट इन फॉरेन वही निकालना है आपको, वही निकालना है, तो ही आपका आंसर ठीक आएगा, तो ही आएगा। ये अपन ने एग्जाम्पल लेके कर लिए। अब आते हैं अपन स्पेशल पॉइंट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको समझ लें। देखो इस चैप्टर में प्रोविजन तो सब पढ़ा देते हैं, कोई भी टीचर हो चाहे, प्रोविजन तो सब पढ़ा देते हैं। प्रोविजन में क्या है, कुछ है ही नहीं। मैंने तो आपको और भी चीज़ें वैसे बता दी, प्रोविजन तो इतने छोटे से हैं इसके कि 15-20 मिनट में ख़त्म हो जाए। पर मेन चीज़ें ये हैं, क्योंकि इस चैप्टर में एक गलती आपके पूरे मार्क्स काट देगी, एक गलती पूरे मार्क्स गए आपके 0। अगर आपको यकीन नहीं है तो काफ़ी सारी सर्टिफाइड कॉपी आजकल मार्केट में पड़ी हुई हैं, कहीं भी मिल जाएंगे आपको, टेलीग्राम वगैरह पे देख लेना, आप रैंकर्स की देख लेना, सबकी देख लेना, रैंक 1 वालों की देख लेना, सबको 0 मिले हुए हैं इसमें। तो क्यों मिले हुए हैं आपको पता चल जाएगा। यहाँ एक गलती पूरा गलत ये है इस चैप्टर में, और गारंटी से इसका क्वेश्चन आएगा, गारंटी से इस चैप्टर से क्वेश्चन भी आता है। 6 मार्क्स का तो क्वेश्चन आता ही है अपना, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, क्या पता है एमसीक्यू में भी पूछ ले 2-3-4 नंबर का, तो अच्छा वेटेज है चैप्टर का। तो ये पॉइंट ध्यान से देख लेना। सबसे पहले आपको इनकम एक से ज़्यादा फॉरेन कंट्री से हो रही है। मान लो अमन को जो इनकम हो रही है वो यूएस से भी हो रही है, यूके से भी हो रही है, कंट्री एक्स से भी हो रही है, कंट्री वाई से भी हो रही है, कंट्री जेड से, 3-3 कंट्री से भी हो रही है, 2-2 कंट्री से हो रही है, और इन सब के हाथ मान लो एग्रीमेंट नहीं बना हुआ है, एग्रीमेंट बना हुआ है। अब रिलीफ कैसे निकालोगे, ऐसा हो सकता है क्या क्वेश्चन, हाँ दे सकता है डाटा, 2 कंट्री का देगा, देखो डाटा ज़्यादा से ज़्यादा, कभी कभार 3 कंट्री का भी दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं देगा कि 4-5 कंट्री से इनकम, फिर तो आप एक ही क्वेश्चन करते रह जाओगे। तो 2-3 कंट्री का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो अमन को मान लो कंट्री एक्स और कंट्री वाई, 2 कंट्री से इनकम हो रही है, एक्स और वाई, कंट्री एक्स कंट्री वाई, तो आप रिलीफ कैसे निकालोगे। मान लो दोनों के साथ एग्रीमेंट नहीं बना हुआ, तो देखो दोनों कंट्री के साथ रिलीफ सेपरेट निकलेगी, कंट्री एक्स की इनकम के लिए अलग निकलेगी, कंट्री वाई के लिए अलग निकलेगी। ऐसा नहीं कि कंट्री एक्स और कंट्री वाई के लिए आप एक बार में रिलीफ निकाल दो। एक बार में मतलब कंट्री एक्स और कंट्री वाई की दोनों इनकम टोटल कर लो, दोनों का टैक्स टोटल कर लो, एक फॉरेन रेट निकाली और एक बार रिलीफ नहीं, पूरा गलत हो जाएगा। कंट्री एक्स के लिए रिलीफ अलग निकालो, कंट्री वाई के लिए अलग निकालो, फिर बाद में दोनों को टोटल कर दो, लेकिन एक बार अलग अलग निकालो। तो आपको सेपरेटली रिलीफ निकालनी है। सेपरेटली कैसे निकालनी है, आप कंट्री एक्स और कंट्री वाई की फॉरेन रेट दोनों की अलग अलग निकालो। कंट्री एक्स और कंट्री वाई की जो डब्ल्यू टैक्स इनकम उठाओ, आप डब्ल्यू टैक्स इनकम देखी थी ना अपने कैसे निकालते हैं, नेट ऑफ स्पेशल डिडक्शन एंड लॉस ऑफ फॉरेन कंट्री सेट ऑफ, वो दोनों की अलग अलग करो। हाँ इंडियन रेट तो देखो एक ही आएगी, इंडियन रेट तो एक ही आएगी ना मन की। इंडिया में तो अपन क्या करते हैं, टोटल टैक्स डिवाइडेड टोटल इनकम, वो तो एक आएगी, पर फॉरेन रेट 2 निकलेंगी, 2 कंट्री का क्वेश्चन है तो, और 2 डब्ल्यू टैक्स इनकम निकलेंगी अगर 2 कंट्री का क्वेश्चन है तो, 3 कंट्री का क्वेश्चन है तो 3 फॉरेन रेट निकलेंगी, तीनों की अलग अलग। ठीक है, अब एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कैसे होगा।
जैसे मान लो राज है इंडिया का रेजिडेंट है, इसको इंडिया में 5 लाख की इनकम हो रही है, यूएस में 6 लाख की, यूके में 3 लाख की। यूएस में 1,20,000 का टैक्स पे किया, यूके में 30,000 का टैक्स पे किया। इंडिया यूएस का, इंडिया यूके का कोई डिटेल नहीं बना हुआ। 115 बीएसी आप भूल जाओ, आपको नेट टैक्स निकालना है, ठीक है। 5 लाख इंडियन इनकम, यूएस इनकम 6 लाख, यूके इनकम 3 लाख। अब उनकी टोटल इनकम इंडिया में टैक्सेबल कर दी, जीटीए आ गई, मान लो कोई डिडक्शन वगैरह नहीं है, कोई स्पेशल इनकम नहीं है, डिडक्शन वगैरह है नहीं, टोटल टैक्स आ गया, टोटल टैक्स निकाल लिया, रिलीफ वर्किंग मोड में निकालेंगे। देखो अब यूएस और यूके दोनों की सेपरेट निकाली अपने, दोनों की देखो डबल टैक्स इनकम सेपरेटली। यूएस वाली कितनी थी 6 लाख और यूके वाली 3 लाख। यूएस में भी टैक्सेबल, यूके में भी टैक्सेबल, और इंडिया में भी देखो अपने दोनों को टैक्सेबल कर दिया, तो दोनों की ले ली अपनी डबल टैक्स इनकम। 6 लाख 3 लाख ये आ गई डबल टैक्स इनकम, कोई स्पेशल डिडक्शन वगैरह है नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन रेट निकाल दी, इंडिया का टोटल टैक्स डिवाइड बाई इंडिया की टोटल इनकम, ये इंडियन रेट देखो एक ही आई है। फॉरेन रेट अपने निकाल दी, यूएस की अलग, यूके की अलग। फॉरेन टैक्स दे रखा है, फॉरेन इनकम, फॉरेन टैक्स, फॉरेन इनकम, तो फॉरेन टैक्स डिवाइड बाई फॉरेन इनकम करके अपन ने दोनों की रेट निकाल दी। कंपैरिजन देखो अलग अलग किया, यूएस का कंपैरिजन इंडिया से अलग किया, यूके का अलग किया, दोनों का अलग अलग किया कंपैरिजन, और लोअर रेट निकाल ली दोनों की, डबली टैक्स इनकम से इंटू कर दिया दोनों की, तो यूएस की रिलीफ अलग आ गई, यूके की अलग आ गई, और फिर लास्ट में दोनों को टोटल कर दिया, और ये टोटल अपन ने डाल दिया यहाँ पे वर्किंग नोट में। तो सेपरेटली होगी, 3 कंट्री है तो तीनों का सेपरेट निकलेगा रिलीफ। ऐसा नहीं कि सबको मर्ज कर दो, मर्ज कर दोगे 0 नंबर मिलेंगे, आंसर ही अलग आएगा, आंसर ही अलग आएगा, सब कुछ अलग आएगा आपका, और फिर मिलेंगे आपको 0 नंबर। तो ऐसे उल्टे सीधे काम मत करना, पहली बात तो ये, अगर मल्टीपल कंट्री का क्वेश्चन है। दूसरा मैंने बताया क्वेश्चन आएगा खाली इंडिविजुअल का, इंडिविजुअल का क्वेश्चन आएगा। अब इंडिविजुअल का जो क्वेश्चन आता है आपको लगाना पड़ता है स्लैब। सबसे कचरा जो टैक्सेशन होता है वो इंडिविजुअल का होता है, सबसे कचरा टैक्सेशन। कंपनी फर्म इनके क्वेश्चन में तो दिक्कत ही नहीं होती, ज़्यादा सोचना नहीं होता, कंपनी फर्म के लिए वो घटिया डिडक्शन भी नहीं है। इंडिविजुअल में है सबसे कचरा चीज़ें इंडिविजुअल में भरी हुई हैं, तो स्लैब इंडिविजुअल में लगता है। अब स्लैब भी यहाँ पे 115 बीएसी भी है, फाइनेंस एक्ट भी है, क्या लगाएं? क्वेश्चन में लिखा गया 115 बीएसी फॉलो करता है या डिफॉल्ट टैक्स रिजीम फॉलो करता है, 115 बीएसी लगा दो। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ही ऑप्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम या शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। 115 बीएसी से ऑप्ट आउट कर रहा है, कुछ लोग होते हैं ऑप्ट आउट मतलब ऑप्ट कर रहा है, नहीं ऑप्ट आउट, ऑप्ट नहीं ऑप्ट आउट, बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, या शिफ्ट आउट बाहर जा रहा है, तो लगा दो फाइनेंस एक्ट वाला स्लैब, ऐसा लिख के देगा। क्वेश्चन में कुछ ना लिख के दे तो देखो 115 बीएसी आपका डिफॉल्ट स्लैब है, ये लग जाएगा। बाकी ऐसा कभी नहीं होगा कि क्वेश्चन में कुछ ना लिख के दे, वो साफ मेंशन करता है, साफ मेंशन करता है आज के ज़माने में। फिर भी नहीं लिख के दे तो 115 बीएसी लगाना पड़ेगा आपको। और 115 बीएसी में आपको ध्यान रखना है, 115 बीएसी में आपको फायदा है अगर 115 बीएसी का क्वेश्चन आ गया तो। एक तो फालतू डिडक्शन मिलती ही नहीं, 80 वाली, चैप्टर 6 वाली डिडक्शन होती नहीं है, एक आध होती है वो कचरा होती है वैसे ही, एक तो वो फायदा हो गया। 115 बीएसी में खाली एक स्लैब है, चाहे एज कुछ भी हो एसएससी की, 50 हो, 60 हो, 70 हो, 80 हो, मतलब ही नहीं है। जबकि फाइनेंस एक्ट वाले में कचरा है, फाइनेंस एक्ट वाले में चैप्टर 6 की काफ़ी सारी डिडक्शन मिलती है। एज और चेक करनी पड़ती है एसएससी की क्या है, क्योंकि स्लैब अलग अलग है, 3 स्लैब है फाइनेंस एक्ट में, इंडिविजुअल के 3 स्लैब है, 60 साल का अलग, 80 ईयर्स का अलग, नॉर्मल का अलग। तो फायदा तो 115 बीएसी का आ जाए तो ज़्यादा फायदा है, गलती होने के चांस कम रहेंगे। लेकिन फाइनेंस एक्ट का आ गया तो आपको अपना पूरा दिमाग खोल के रखना पड़ेगा, पूरा दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। अब अगर फाइनेंस एक्ट का क्वेश्चन आया, मतलब एसएससी 115 बीएसी फॉलो नहीं कर रहा, फाइनेंस एक्ट स्लैब फॉलो कर रहा है, तो काफ़ी सारी डिडक्शन आपको अच्छे से आनी चाहिए, तो ही आपका क्वेश्चन होगा चैप्टर 6 से वाली। ATC, ATCCC, ATD, DDD, QQB, RRB, TT, TTB, ये डिडक्शन आपको डिडक्शन के सेक्शन आने चाहिए। क्वेश्चन में गारंटी से इनके पॉइंट होंगे। ATC वाले कौन से, आपने PPF में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, FD करवा दिया आपने, LIC प्रीमियम पे करा। ATCCC आपने इंश्योरेंस कंपनी का एन्युटी प्लान ले लिया। ATDD मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस करवाया आपने, या तो खुद का या अपने पेरेंट्स का, खुद का या पेरेंट्स का करवाया, खुद का या चिल्ड्रन का, वाइफ का या पेरेंट्स का। पेरेंट्स चाहे डिपेंडेंट हो चाहे ना हो, दोनों कवर होते हैं। ATD में 2 लिमिट है, 25,000 की और एक 50,000 की। 25,000 की तो सभी के लिए नॉर्मल, अगर कोई बंदा 60 ईयर से उससे ज़्यादा है, 60 ईयर से उससे ज़्यादा है और रेजिडेंट है तो 50,000 की लिमिट लगती है। क्वेश्चन में यहाँ घुमाता है, यहाँ बोलता है कि आपके फादर नॉन रेजिडेंट है, एज 84 है, आपने प्रीमियम पे किया 60,000 का, तो डिडक्शन कितनी दोगे, 25,000। 50 मत दे देना कि 84 ईयर है तो चलो 50,000 दे देते हैं, ये गलतियाँ हो जाती हैं। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ATD इसमें घुमा देता है वो। ATDD जो डिसेबल डिपेंडेंट वाला था वो डिडक्शन आना चाहिए। ATQQB, RRB, QQB रॉयल्टी की इनकम होती है किससे, लिटरेरी आर्टिस्टिक साइंटिफिक बुक, ये लिखे क्वेश्चन में, रॉयल्टी फ्रॉम लिटरेरी बुक, रॉयल्टी फ्रॉम आर्टिस्टिक बुक, रॉयल्टी फ्रॉम साइंटिफिक बुक, तो ही देना ATQQB, बस उसी पे मिलता है। रॉयल्टी फ्रॉम न्यूज पेपर हो रही है आपको, मिलेगा क्या, नहीं। रॉयल्टी फ्रॉम जर्नल नहीं मिलेगा, बुक्स पे मिलता है, और बुक्स भी कौन सी, लिटरेरी आर्टिस्टिक साइंटिफिक, 3 लाख का डिडक्शन मिलता है यहाँ पे। ATRRB में आपको पेटेंट से रॉयल्टी की इनकम होती है तो मिलता है। TTA TTB, TTA किसको मिलता है, सेविंग अकाउंट पे अगर ब्याज मिला 10,000 का मिलता है। और TTB बूढ़े लोगों के लिए, कोई रेजिडेंट है और 60 साल या उससे ज़्यादा का है,
तो उनको चाहे सेविंग पे ब्याज मिले चाहे एफडी पे ब्याज मिले, 50,000 50,000 का डिडक्शन मिलता है इसमें। अब एक चीज़ और ध्यान देना, काफ़ी सारे लोग गलती कर देते हैं। एटी टीटीए टीटीबी में जो ब्याज मिल रहा है ना आपको, वो इंडियन बैंक के रिगार्डिंग ब्याज है, इंडिया में मिल रहा है आपको। इंडिया में आपका सेविंग अकाउंट है या एफडी है, मान लो फॉरेन यूएस में आपको अकाउंट है, यूएस में कोई अकाउंट है आपका, और वहाँ से आपको एफडी पे ब्याज मिल रहा है, यूएस में आपने एफडी करवा रखी है, या यूएस में सेविंग अकाउंट है, उस पर ब्याज मिल रहा है, वो कवर नहीं है यहाँ पे, या खाली इंडिया वाले कवर है। कुछ लोग वहाँ वाले, मान लो आपका यूएस में अकाउंट है, यूएस में एफडी करवा रखी है और उस पर ब्याज मिल रहा है 1 लाख का, तो 1 लाख इंडिया में भी टैक्सेबल, यूएस में भी टैक्सेबल, ठीक है, वो तो टैक्सेबल कर दोगे, और 1 लाख में से आपने ब्याज का डिडक्शन दे दिया, मत दे देना, मत दे देना, उसमें से नहीं मिलेगा डिडक्शन। एक ये पॉइंट भी खतरनाक है इसमें। तो ये डिडक्शन आपको अच्छे से आनी चाहिए ये वाले सेक्शन की, क्योंकि फाइनेंस एक्ट वाले स्लैब में ये सारी डिडक्शन मिलती है। हाँ, अगर 115 बीएससी का क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही बढ़िया बात है, कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ नहीं मिलता ही नहीं है। 115 बीएससी में भी मिलती है चैप्टर 6 की, पर वो कचरा मिलती है। क्या कचरा है? CCH2, CCD2, ATJJW जो काम की ही नहीं, यहाँ पूछी नहीं जाती, कोई लिंक ही नहीं है उनका, कचरा है वो वैसे ही। अब एक चीज़ और है, अगर फाइनेंस एक्ट स्लैब का क्वेश्चन आया तो आपको एज का भी ध्यान देना है। एसएससी की एज कितनी, 60 साल, 80 साल, 100 साल, क्यों? अगर आपने एज का ध्यान नहीं दिया और नॉर्मल स्लैब लगा दिया 2.5 लाख वाला, आपका टैक्स गलत आएगा, सब कुछ गलत आएगा। कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? 0। हाँ, 1 नंबर मिल सकता है टोटल इनकम निकालने का, पर बाकी तो गए आपके, बाकी तो गए। तो फाइनेंस एक्ट वाला स्लैब का क्वेश्चन आता है तो ध्यान देना पड़ता है आपको ज़्यादा। 115 बीएससी आता है तो बढ़िया बात है। आगे, एक फॉरेन कंट्री की आपको एक ही रेट निकालनी है। ऐसा नहीं कि एक फॉरेन कंट्री पाकिस्तान से आपको इनकम हो रही है, उसकी 3 रेट दे रखी है आपको क्वेश्चन में, डिविडेंड पे अलग, इंटरेस्ट पे अलग, रॉयल्टी पे अलग। तो 3 बार कंपैरिजन करोगे क्या एक कंट्री से? नहीं, एक कंट्री की एक रेट, 2 कंट्री की 2 रेट, 3 कंट्री की 3 रेट, हर कंट्री की एक रेट निकालनी है। तो एक एग्जांपल लेता हूँ, ये वाला पॉइंट आ जाता है ना तो काफ़ी लोग गलती करते हैं। मान लो अमन को पाकिस्तान से इनकम हो रही है, अमन को पाकिस्तान से इनकम हो रही है, अमन को एक तो डिविडेंड, एक इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, और एक मान लो एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है पाकिस्तान वाली, इंडिया वाली नहीं, इंडिया वाली तो एग्जाम होती है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इनकम हो रही है। अब पाकिस्तान में जो टैक्स रेट बता रखी है वो अलग अलग रेट बता रखी है। डिविडेंड पे मान लो बता रखा है, एक बार मैं इनकम भी लिख देता हूँ कितनी कितनी हो रही है। डिविडेंड मान लो हो रही है 3 लाख की, इंटरेस्ट हो रहा है 2 लाख का, और एग्रीकल्चर इनकम है 50,000 रुपये की, ठीक है। डिविडेंड पे मान लो टैक्स रेट बता रखी है 10%, इंटरेस्ट पे 30% और एग्रीकल्चर इनकम पे 20%। 3 टैक्स रेट क्वेश्चन में दे रखी है और अमन को 3 इनकम हो रही है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की इनकम है, ये 3 टैक्स रेट दे रखी है। अब 3 रेट दे रखी है, तीनों को अलग अलग कंपेरिजन करोगे क्या? इंडिया की एक रेट निकाली और 3 बार कंपेरिजन, ऐसा मत करना, आपको पाकिस्तान की सिंगल रेट निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालोगे? पढ़ाया था मैंने आपको, फॉरेन रेट का फॉर्मूला क्या है? फॉरेन टैक्स अपॉन फॉरेन इनकम। ये फॉर्मूला दिमाग में फिट कर लेना, फॉरेन टैक्स अपॉन फॉरेन इनकम, ये करना है आपको। तो पाकिस्तान का फॉरेन टैक्स निकाल लो, आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? 3 लाख इंटू 10%, 30,000, 2 लाख इंटू 30%, 60,000, और 50,000 इंटू 20%, 10,000। टोटल करो कितना आया फॉरेन टैक्स? 1 लाख का आ गया। अब कुछ लोग और दिमाग लगाते हैं, पाकिस्तान का टैक्स आ गया, बोलेंगे सरचार्ज जोड़ देते हैं इंडिया वाला, या सेस जोड़ देते हैं 4%, वो तो जोड़ ही देते हैं। ऐसा उल्टी सीधी चीज़ें मत कर देना। इंडिया का सेस पाकिस्तान के टैक्स में मत जोड़ देना, वो इंडिया में लगता है सेस, इंडिया में लगता है सरचार्ज। क्वेश्चन में दे रखा है कि पाकिस्तान में लगता है, पाकिस्तान में मैंने बताया लो अलग है। आप उल्टा सीधा दिमाग मत लगा लेना, ये पाकिस्तान का टैक्स निकाल रहे हैं, पाकिस्तान का कितना टैक्स बना, पाकिस्तान में कितना टैक्स बना होगा पाकिस्तान में, तो जो क्वेश्चन में रेट देखिए वो लगा देना। हाँ, अलग से बोल रखा होता है कि पाकिस्तान में सरचार्ज लगता है या सेस लगता है, तो फिर सोचते हैं अपन, इंडिया वाला मत जोड़ देना इसमें। 1 लाख आ गया फाइनल टैक्स, बस यही दे रखा था, ये रेट दे रखे थे, इंटू कर दिया। अब पाकिस्तान की देखो इनकम कितनी है, फॉरेन इनकम देखो, 3 लाख डिविडेंड, 2 लाख इंटरेस्ट और 50,000 एग्रीकल्चर इनकम, तो 5,50,000 की इनकम है, और 1 लाख का आ गया टैक्स, तो बस रेट आ जाएगी फॉरेन टैक्स डिवाइड बाई फॉरेन इनकम। यही तो फॉर्मूला है। पाकिस्तान में आप 5,50,000 रुपये कमा रहे हो और 1 लाख का टैक्स दिया, तो फॉरेन टैक्स डिवाइड बाई फॉरेन इनकम इनटू 100, ये रेट आ गई, ये सिंगल रेट आ गई, ये सिंगल रेट आ गई। कितनी आई देखो इसमें, 18.18% की आ गई, एक रेट निकाल ली। अब इंडिया वाली रेट निकाल लोगे, कंपेयर कर लेना। तो मल्टीपल रेट दे रखी हो तो एक कंट्री की आपको एक ही रेट निकालनी है, एक कंट्री की एक ही रेट निकालनी है। ये पॉइंट काफ़ी आने लग गया आजकल, तो ये आपको ध्यान देना है। अब अगला पॉइंट, अगला जो पॉइंट है ये आपका क्या करेगा, आपका आंसर आईसीआई से एकदम एग्जैक्ट मैच करवाएगा। क्योंकि देखो एग्जामिनर जो है आईसीआई के, काफ़ी सारे ऐसे स्पेशल एग्जामिनर होते हैं, 2 रुपये का भी फर्क आया मार्क्स काट लेते हैं। ऐसे ऐसे पागल लोग बैठे हुए हैं, अब उनका क्या करें?
तो उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपन को आंसर एकदम एग्जैक्ट मैच करना है, एग्जैक्ट मैच करना है, आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होना है। तो आपको इंडियन रेट फॉरेन रेट जो भी निकालो 3 डेसिमल में निकालना, क्योंकि इंस्टीट्यूट 3 डेसिमल में निकालता है। 2 में निकाल दिया, 4 में निकाल दिया, 5 में निकाल दिया, आपका आंसर एग्जैक्ट मैच नहीं होगा। 2-3-4 रुपये का डिफरेंस आ जाएगा, 2-3-4 रुपये का डिफरेंस आ गया, फिर दिक्कत हो सकती है। एग्जामिनर ऐसे ऐसे पागल है, कुछ तो देखो मार्क्स दे देते हैं, कुछ देखते हैं कि ये तो अलग है, और मार्क्स ना दिया आपको, फालतू में आपके नंबर कट जाएंगे। तो देखो मैंने भी ऊपर देखो फॉरेन रेट निकाली थी 17.271, या इंडियन रेट जो भी रेट है, अगर डेसिमल में आ रही है, डेसिमल में आ रही है तो 3 डेसिमल में निकालनी है। देखो 9.425 मैंने भी 3 डेसिमल में, क्यों निकाली है 3 डेसिमल में? क्योंकि इंस्टीट्यूट 3 डेसिमल में निकालता है। आप चाहे कितने भी क्वेश्चन देख लेना इंस्टीट्यूट के, 3 डेसिमल में निकालता है। 99.99%, 0.01% हो सकता है कुछ अलग निकालती है, 99.99% 3 डेसिमल। तो आपको भी 3 डेसिमल में निकालनी है, बात दिमाग में फिट कर लेना। अगर डेसिमल आ रहे हैं तो, डेसिमल नहीं आ रहे तो बात ही खत्म, डेसिमल आ रहे हैं तो 3 डेसिमल। अब अगला पॉइंट, आपको रुपीस में कैलकुलेशन करनी है, आपको टोटल इनकम किस में निकालनी है, रुपीस में। डाटा अगर आपको रुपीस इन 1000, रुपीस इन करोड़ दे रखा है तो भी सबको कन्वर्ट कर लेना रुपीस में, ठीक है, रुपीस में तो कर लोगे। टैक्स भी रुपीस में निकालना है, इनकम भी रुपीस में निकालनी है। पर ऐसा हो गया तो कि इनकम आपको डॉलर में दे रखी है, आप यूएस से पैसा कमाया आपने, या पाकिस्तान से पैसा कमाया, कहीं और से पैसा कमाया, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि वहाँ आपने रुपीस में पैसा कमाया हो। आपको रेंट मिल रहा है यूएस में, रेंट की इनकम यूएस से हो रही है तो डॉलर में हो सकती है। सैलरी की इनकम हो रही है यूएस में, डॉलर में हो सकती है ना, डॉलर में, पाउंड में, यूरो में। तो अदर करेंसी में इनकम है तो क्या करोगे? तो इंडिया में आप अदर करेंसी में कंप्यूटेशन करोगे क्या? इंडिया में आप टोटल इनकम किस में निकालोगे, बताओ, रुपीस में। इंडिया में टैक्स किससे दोगे, रुपीस से दोगे। तो आपको उस फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीस में। कैसे? आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी कन्वर्जन रेट, जैसे दे दी $1 इक्वल टू ₹80, तो ₹80 और आपकी $5000 की इनकम दे रखी है, तो $5000 इंटू ₹80 कर दिया, बात खत्म। अगर एक ही कन्वर्जन रेट दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही कन्वर्जन रेट दे रखी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या करना है आपको, उस कन्वर्जन रेट को इंटू कर दो, बात खत्म, बिल्कुल सिंपल। लेकिन मान लो आपको क्वेश्चन में मल्टीपल कन्वर्जन रेट दे रखी है, मल्टीपल मतलब आपको 31 मार्च की रेट भी दे रखी है, 1 अप्रैल की रेट भी दे रखी है, 28 फेब की रेट भी दे रखी है, 10 मई की रेट भी दे रखी है, मल्टीपल डेट्स की आपको रेट दे रखी है, मल्टीपल कन्वर्जन रेट दे रखी है। तो आप कौन सी रेट यूज़ करोगे? 31 मार्च को बता रखा $1 इक्वल टू ₹80, 1 अप्रैल को बता दिया $1 इक्वल टू ₹82, 28 फेब को बता दिया $1 इक्वल टू ₹75। क्या करोगे, क्या करोगे? तो ऐसे में आपके हेल्प करेगा रूल 115, इनकम टैक्स का रूल है 115, कि अगर आपको मल्टीपल डेट्स की कन्वर्जन रेट दे रखी है तो इनकम को, कौन सी इनकम को कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन सी इनकम को कौन सी डेट से कन्वर्ट करेंगे, ये बता रखा है 115 में। और ये 115 आपके डबल टैक्स रिलीफ चैप्टर में नहीं है, ये अलग से आपके लास्ट में कंसेप्ट बुक में एनेक्जर लगा हुआ है, और आपके मॉड्यूल में भी, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी ये लास्ट में एनेक्जर लगा हुआ है। क्योंकि ये 115 डबल टैक्स रिलीफ के लिए नहीं बना, ये पूरे इंटरनेशनल टैक्स के लिए बना है। पूरे इंटरनेशनल टैक्स के लिए कैसे, मतलब एनआर टैक्सेशन वाला अपना चैप्टर आएगा, वहाँ पे भी ऐसा हो सकता है कि आपको फॉरेन करेंसी में इनकम दे रखी हो, रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो ये रूल 115 काम करेगा अपने सब जगह। क्या काम आएगा? रूल 115। ये भी मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, एक बार तो मैं ये चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में रूल 115, आज की क्लास में बताऊंगा पूरा कि कैसे कन्वर्ट करेंगे और ये आपको अच्छे से आना चाहिए कन्वर्ट करने का। अब अगला पॉइंट देख रहे हैं जो काफ़ी खतरनाक पॉइंट है, जो गलती करवा देता है, ग्रोस अप ऑफ इनकम। अब ये ग्रोस अप ऑफ इनकम ये क्या है, इसको समझ लेते हैं एक बार ऊपर जाके। अपन मान लो ये अपना एग्जाम्पल 1 था, देखो इसमें दे रखा था इनकम अर्न इन पाकिस्तान 4 लाख और टैक्स पेड इन पाकिस्तान 40,000। अपन ने कितना लिया था, हम 4 लाख की इनकम ली थी, क्योंकि इनकम वर्थ था यहाँ पे, इनकम वर्थ था यहाँ पे। तो अपन ने ये सोचा 4 लाख की इनकम है और 40,000 का टैक्स पे हो गया, तो रोहित को मिले होंगे 360। तो बताओ अपन ने यहाँ 360 लिया क्या, जितना रोहित को मिला वो उतना लिया क्या? नहीं, ये जो अपन हमेशा इनकम निकालते हैं 5 हेड की, उसके बाद पूरी ग्रोस इनकम लेते हैं। अगर आपका टीडीएस कट गया या टैक्स कट गया, उसमें से टैक्स कट गया या टीडीएस कट गया तो उसको लेस नहीं करते, क्योंकि इनकम टैक्स में कभी भी इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलता, इनकम टैक्स का डिडक्शन कहीं भी नहीं मिलता, इनकम टैक्स का टीडीएस का डिडक्शन कहीं भी नहीं मिलता। तो अपन पूरी ग्रोस इनकम लेते हैं। फिर आप का अगर टीडीएस वगैरह कट जाता है तो अपन कहाँ लेस करते हैं, मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था। पहले अपन टोटल इनकम निकाल लेते हैं, टोटल टैक्स निकाल लेते हैं, फिर लास्ट में अपन को क्रेडिट मिल जाता है, माइनस टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, उसका लास्ट में क्रेडिट मिलता है, टोटल टैक्स में से मिलता है लेस, टोटल टैक्स में से लेस होता है, पहले इनकम में से लेस नहीं करते। तो यहाँ अपन हमेशा बिफोर टैक्स वाली जो आपकी इनकम होती है, ग्रोस इनकम एक तरीके से बिफोर टैक्स वाली जो इनकम होती है वो लेते हैं। तो देखो यहाँ पर अपने 4 लाख की ली थी, ठीक है, क्योंकि क्या वर्ड था, इनकम वर्ड था, या तो इनकम वर्ड दे दे या ऐसा दे देता, मान लो ऐसा देता
इनकम रिसीव्ड या ऐसा दे देता, मान लो अमाउंट रिसीव्ड, ब्रैकेट में दे देता ग्रोस, ब्रैकेट में दे दिया ग्रोस, इनकम वर्ड नहीं दिया लेकिन ब्रैकेट में दे दिया ग्रोस, इक्वल टू 4 लाख ऐसे देता, अमाउंट रिसीव्ड ग्रोस इन पाकिस्तान इक्वल टू ₹4 लाख। तो भाई 4 लाख पूरी ग्रोस है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोस दे ही दिया वर्ड, मतलब ग्रोस मतलब टीडीएस जो है ये लेस नहीं करा हुआ, ये पूरी ग्रोस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकम वर्ड दे रखा है, ग्रोस वर्ड दे रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इनकम वर्ड दे रखा है, ग्रोस वर्ड दे रखा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, या तो इनकम वर्ड या ग्रोस वर्ड, कोई सा भी एक वर्ड दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसे कैसे उठा लेंगे उसको। लेकिन मान लो ऐसा दे रखा होता अमाउंट रिसीव्ड इन पाकिस्तान 4 लाख, ना तो इनकम वर्ड ना ग्रोस वर्ड, अमाउंट रिसीव्ड इन पाकिस्तान 4 लाख, या 4 लाख की जगह मैं लिख देता हूं 360, अमाउंट रिसीव्ड इन पाकिस्तान 3,60,000 और आफ्टर टैक्स डिडक्टेड या टैक्स पेड इन पाकिस्तान 40,000। बताओ अब क्या करते हैं, अब यहाँ 360 लेते क्या, मतलब ये क्या है, अमाउंट रिसीव्ड वर्ड दे दिया, खाली रिसीव्ड वर्ड है बस, और 360 और टैक्स की डिटेल भी दे दी कि आपका टैक्स कटा था पाकिस्तान में 40,000, आपको अब क्लोज अप करना पड़ेगा, क्योंकि 360 नहीं लेना यहाँ पे, यहाँ अपन को 4 लाख लेना है, क्योंकि आपको अमाउंट पाकिस्तान में कितना मिला, 360 मिला, आफ्टर टैक्स डिडक्टेड या टैक्स पेड इन पाकिस्तान 40,000, मतलब पाकिस्तान में इनकम कितनी हुई थी बताओ, 360 प्लस 40 4 लाख की हुई थी, तो ये 4 लाख लेना है आपको। तो देखो इनकम वर्ड दे दे, इनकम वर्ड देखो यहाँ पे इनकम दे रखा था, तो अपने 4 लाख ऐसे कैसे उठा लिया, कुछ ग्रोस अप नहीं करना, या ग्रोस वर्ड दे दे, या तो इनकम वर्ड दे दे या ब्रैकेट में दे दे ग्रोस वर्ड, कुछ भी एक चीज दे दे, तो ऐसे कैसे उठा लेंगे, लेकिन दोनों चीजें ना दे, ना तो इनकम वर्ड ना ग्रोस वर्ड, लाइन क्या दे, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड दे दे तो आपको उसको ग्रोस करना पड़ेगा। ग्रोस कैसे करना पड़ेगा, आपको क्वेश्चन में गारंटी से क्या देगा वो, कि कितना टैक्स डिडक्ट हुआ था उस कंट्री में, वो साफ देगा, आपको अपने मन से नहीं करना कि वहाँ पाकिस्तान में टैक्स रेट ये होगी तो इतना हुआ होगा, वो साफ दे देगा, टैक्स डिडक्टेड या टैक्स रेट सब बता देगा, कि डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम पाकिस्तान या इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर टीडीएस ऑफ दिस, आफ्टर टीडीएस ऑफ दिस ऐसा दे देगा, नेट ऑफ टीडीएस या ब्रैकेट में लिख देगा नेट ऑफ टीडीएस, और फिर टीडीएस की अमाउंट दे देगा, फिर आपको दोनों का ऐड करके ग्रोस करना है, ऐसा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ग्रोस कर दोगे ये तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ग्रोस इनकम ले लोगे तो ठीक है। रिसीव्ड वर्ड दे दे तो रिसीव्ड वर्ड दे दे तो क्या दे, रिसीव्ड वर्ड दे तो करना है आपको, तो आपको करना है, ठीक है, ये तो कर दोगे आप। अब इंस्टीट्यूट खेलता कहाँ पे है वो अपन देखने वाले हैं। तो इनकम वर्ड ग्रोस वर्ड दे दे तो ऐसे कैसे उठा लो, कोई ग्रोसिंग नहीं करनी, ठीक है, और रिसीव्ड वर्ड दे दे तो आपको ग्रोसिंग करनी पड़ेगी। अब एक ऐसा केस है यहाँ पे आपको दे देगा अमाउंट रिसीव्ड दे देगा, टीडीएस वगैरह की कोई डिटेल ही नहीं देगा, ना तो अमाउंट की डिटेल देगा ना रेट की भी नहीं देगा, बस इतना लिखेगा अमाउंट रिसीव्ड, और फिर भी आपको ग्रोस अप करना है। बताओ ये कहाँ होगा, ये होगा इस एग्जांपल में, देखो ये डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी, रट लो इसको, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी या डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, ये देगा आपको दे दिया अमन को डिविडेंड मिल रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एक्स लिमिटेड इंडियन कंपनी या डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, कितना मिल रहा है 90,000 का, बस इतना सा लिखा, कुछ नहीं लिखा आगे, नेट ऑफ टीडीएस आफ्टर टीडीएस कुछ नहीं लिखा, ना टीडीएस का अमाउंट लिखा ना टीडीएस की रेट लिखी, फिर भी आपको इसको ग्रोस अप करना है। इसको आप ग्रोस नहीं मान सकते, क्या लिखा, ये लाइन देखो, ये लाइन रट लेना, ये लाइन, और ये लाइन डबल टैक्स रिलीफ के क्वेश्चन में भी डाल सकता है, और जब टोटल इनकम का क्वेश्चन आता है कंपल्सरी क्वेश्चन अपना पीजीबीपी वाला, वहाँ भी चेप देता है, एक बार वहाँ भी चेपा है इंस्टीट्यूट में। और इसको फिर आपको अपने मन से ग्रोस अप करना है। मन से कैसे ग्रोस अप करना है, इंडियन कंपनी या डोमेस्टिक कंपनी डिविडेंड देती है तो 194 में टीडीएस काटती है 10% की रेट से, 10% की रेट से, तो उन्होंने टीडीएस काटा होगा तो ग्रोस अप करो इंटू 100/90, इंटू क्या करना पड़ेगा आपको 100/90, क्योंकि 10% टीडीएस कटा तो ये फिगर है 90, तो अपन को इसको 100 पे लेके जाना है, 100 पे ग्रोस वाली इनकम पे लेके जाना है, तो इंटू 100/90 करोगे, ये आ गया 1 लाख। इस तरह से ग्रोस अप करना पड़ेगा। आप बोलोगे ऐसे तो पागल हो जाएंगे, ऐसे तो कुछ भी दे देगा वो, लॉटरी रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ग्रोस अप करते करते पागल हो जाएंगे, ऐसे तो सोचते सोचते टीडीएस से लिंक करते करते पागल हो जाएंगे। और यहाँ एक भी गलती हो गई, टोटल इनकम भी गलत आ गई तो सभी गलत, हाँ 0 मिलेंगे, ऐसे तो हाँ सही बात है, ये पागल हो जाओगे। तो इंस्टीट्यूट ने आज तक किसी भी चीज़ में और कहीं में खेला नहीं है, खाली इंस्टीट्यूट ने ये डिविडेंड रिसीव्ड ही दिया है। ऐसा दे सकता चाहे तो वो इंटरेस्ट में भी दे सकता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 1 लाख का दे दिया, और बैंक टीडीएस कहाँ काटता है 194A में 10% से, फिर आपको ग्रोस अप करना पड़ जाएगा उसको भी। दे तो सकता है पर आज तक दिया क्या है, ऐसा केस डिविडेंड रिसीव्ड कर दिया है। और ये इंडियन इनकम में ही खेलेगा, ऐसा फॉरेन इनकम में नहीं खेलेगा। फॉरेन इनकम में क्यों नहीं खेलेगा, मान लो फॉरेन में दे दिया डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी 1 लाख का, बताओ ग्रोस अप करोगे क्या, कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना,
आपको ना तो टीडीएस के बारे में बता रखा, ना टीडीएस की रेट दे रखी कि फॉरेन कंपनी किस रेट से टीडीएस काटती है, क्योंकि फॉरेन कंपनी तो फॉरेन के लोग के अकॉर्डिंग काटेगी ना, या फॉरेन कंपनी तो फॉरेन के लोग के अकॉर्डिंग टैक्स लेगी। तब आपको फॉरेन के बारे में पता ही नहीं है तो वो तो ग्रोस ही मानेंगे उसको। तो फॉरेन में कभी नहीं खेलेगा। फॉरेन में तो साफ लिख के देगा, अगर फॉरेन की कोई इनकम दिया, मान लो इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन बैंक, या इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, या डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, या रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, कुछ भी दिया तो वहां कभी नहीं खेलेगा। वहां तो अगर ऐसा दिया तो साफ लिख देगा ब्रैकेट में कि इतना टीडीएस कटा था, साफ लिख देगा। वहां के लोग आपको नहीं आने चाहिए। अगर नहीं लिखा तो ग्रोस इनकम है, वो तो आप क्या मान लेना, ग्रोस इनकम मान लेना। ये खेलेगा कहां पे, इंडिया वाली इनकम। और इंडिया वाली कौन सी इनकम से खेलता अभी तक, तो डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी। ये रट लेना, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इंडियन कंपनी। ये वर्ड आपको मिलेगा, कुछ क्वेश्चन में मिलेगा, 2-3 क्वेश्चन में मिलेगा, जहां आपको अपने मन से क्या करना है, ग्रोस अप करना है। और ऐसा ये इंस्टीट्यूट ने आज तक डिविडेंड के साथ खेला है। हो सकता है इंस्टीट्यूट आगे इंटरेस्ट के साथ और खेले, बस 2 ही चीज के साथ खेल सकता है इंस्टीट्यूट। उसके अलावा इंस्टीट्यूट की बस की भी नहीं है। पेपर बनाने वाले लोगों की बस की भी नहीं है कि वो इतना सोचेंगे लॉटरी इंस्टीट्यूट वो दे दिया, इतना करेंगे नहीं। बाकी 2 चीज़ों में आपको करना है। आप बोलोगे अजम्पशन लिख दे क्या कि ये ग्रोस मान ले, क्योंकि कुछ दे नहीं रखा टीडीएस के बारे में तो ग्रोस मान ले। देखो लिख तो सकते हो, इंस्टीट्यूट ने भी लिखे अजम्पशन, पर इंस्टीट्यूट ने कभी अल्टरनेट आंसर नहीं दिया। अल्टरनेट आंसर दे देता तो फिर मैं बता ही देता आपको कि चलो आप तो ग्रोस मान लो। आप तो जब साफ ही लिख दे नेट ऑफ टीडीएस आफ्टर टीडीएस, तब आप उसको ग्रोस अप करो, तब आपको करो ग्रोस अप। लेकिन यहाँ खेल सकता है इंस्टीट्यूट, तो ये ध्यान देना आपको। इसके बाद जब आप इंडिया में टैक्स निकालो, इंडिया में इनकम निकालो, एसएससी की इंडिया में टोटल इनकम निकालो, टैक्स निकालो, तो फॉरेन टैक्स लो को एक बार दिमाग से निकाल देना। फॉरेन टैक्स लो मतलब मान लो क्वेश्चन में दे रखा है पाकिस्तान में रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कोई डिडक्शन नहीं मिलता, या म्यूनसिपल टैक्स का कोई डिडक्शन नहीं मिलता, उससे मतलब नहीं है। इंडिया में तो मिल जाएगा, इंडिया में लेस कर देना। क्वेश्चन में दे रखा है पाकिस्तान में का बिजनेस लॉस सेट ऑफ नहीं होता पाकिस्तान में, उससे मतलब नहीं है, इंडिया में तो हो जाएगा सेट ऑफ कर देना। क्वेश्चन में दे रखा है पाकिस्तान में कैलेंडर ईयर फॉलो होता है, जबकि इंडिया में फाइनेंशियल ईयर होता है, तो आपको क्या लगाना है, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग इनकम निकालना। तो इंडिया में जब आप इनकम निकालो, टैक्स निकालो, तो फॉरेन का जो टैक्स लो के बारे में बता रखा है उन सबको भूल जाना, उन सबसे कोई मतलब नहीं है आपको, उन सबसे कोई मतलब नहीं है। अब एक पॉइंट और देखते हैं अपन, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी की रिगार्डिंग। सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी आपके सिलेबस में है नहीं वैसे, पर उनके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का पॉइंट यहाँ आता है, यहाँ जरूर पूछा जाता है। अब सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का क्या पॉइंट है, क्वेश्चन में आपको जो इंडिविजुअल है उसको सैलरी की इनकम भी हो सकती है और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी हो सकती है, तो उसका डाटा भी देगा आपको। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ हो इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, या इनकम फ्रॉम सैलरी या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कंप्यूटेड, ऐसा लिखा हुआ हो, तो ये फाइनल इनकम है। मतलब ऐसे कैसे उठा लेना, कुछ भी लेस नहीं करना। सैलरी हेड की और हाउस प्रॉपर्टी का हेड की क्या है, ये फाइनल इनकम। सैलरी हेड की, हाउस प्रॉपर्टी का हेड की, ये फाइनल इनकम है। इसमें जो भी चीज़ें लेस होती है, स्टैंडर्ड डिडक्शन वगैरह, म्यूनसिपल टैक्स वगैरह, सब कुछ लेस हो रखा है, सब कुछ हो रखा है। लेकिन मान लो क्वेश्चन में क्या है, बेसिक सैलरी, ग्रोस सैलरी, पेंशन। बेसिक सैलरी, ग्रोस सैलरी, पेंशन, ध्यान देना, रट लो, बेसिक सैलरी, ग्रोस सैलरी, पेंशन, या रेंट, रेंटल इनकम, ग्रोस रेंट, रेंट, रेंटल इनकम, ग्रोस रेंट, ये आए। तो सैलरी वाला केस है, तो सैलरी में आपको क्या लेस करना पड़ेगा, फिर अपने आप से, क्वेश्चन वाला बोलेगा नहीं, आपको खुद से स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करना है। क्या लेस करना है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। और स्टैंडर्ड डिडक्शन चाहे वो एसएससी 115 बीएससी फॉलो करे, चाहे फाइनेंस एक्ट फॉलो करे, दोनों में मिलता है। कितना मिलता है सैलरी के केस में, फाइनेंस एक्ट वाले स्लैब में मिलता है 50,000 रुपये का, ये भी ध्यान देना। और 115 बीएससी फॉलो करते हो तो 75,000 का मिलता है। ये आपको अपने मन से लेस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन वाला लिख के देगा, आपको खुद से, खुद का दिमाग लगा के लेस करना है। ये यहाँ भी गलती कर दी तो फिर पूरा ही गलत होगा। टोटल इनकम गलत आई तो सब कुछ गलत आएगा, 0 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो ये ठीक से लेस करना। दूसरा, हाउस प्रॉपर्टी वाला केस है, रेंट वगैरह दे रखा आपको, तो म्यूनसिपल टैक्स अगर आपने पे कर दिया एक्चुअल में तो लेस कर देना, चाहे इंडिया में कराओ चाहे इंडिया के बाहर कराओ, पूरा लेस हो जाता है, पे वाला बस। ये तो ये लेस कर देना। और एक हाउस प्रॉपर्टी में भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करनी है। कितनी, हाउस प्रॉपर्टी में कितनी मिलती है, 30%। तो ये म्यूनसिपल टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको लेस करनी है, चाहे वो 115 बीएससी स्लैब फॉलो करो आप, चाहे फाइनेंस एक्ट फॉलो करो, दोनों में लेस होते हैं, दोनों में लेस होते हैं, दोनों में लेस होंगे। ये तो दोनों में मिलती है डिडक्शन, और सैलरी में भी मिलती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दोनों में मिलती है। हाँ, सैलरी में लिमिट अलग अलग है, फाइनेंस एक्ट में 50,000 की है और 115 बीएससी में 75,000 की है। ये आपको लेस करना है, ठीक है, ये तो आप लेस कर दोगे। हाउस प्रॉपर्टी में एक डिडक्शन और मिलता है, वैसे वो देगा नहीं वैसे क्वेश्चन में, फिर भी दे दिया, मान लो इंटरेस्ट का। आपने जो प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ा रखी है उसको बनाने के लिए आपने लोन लिया था, तो इंटरेस्ट का डिडक्शन और मिलता है। इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है तो वो भी आप लेस कर देना, अगर दे रखा हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर रेंट, रेंटल इनकम, ग्रोस रेंट ये वर्ड है तो हाँ, लेकिन इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ये वर्ड है तो फाइनल, सब कुछ लेस है, फिर मत कर देना लेस, फाइनल है। तो इंटरेस्ट का भी है तो दोनों में लेस कर देना, 115 बीएससी में भी फाइनेंस एक्ट में भी। लेकिन एक इंटरेस्ट और होता है हाउस प्रॉपर्टी में,
इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, कोई आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो उसका रेंट तो जीरो आएगा, नेट एनुअल वैल्यू भी जीरो आएगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जीरो आएगा क्योंकि उसमें कुछ मिलेगा नहीं, जीरो में जीरो होगा, जीरो का 30% करोगे जीरो होगा, पर उसमें भी आपको एक इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है और उस केस में आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नेगेटिव आती है अगर आपने इंटर लेवल में पढ़ रखा हो तो। कितना मिलता है उसमें, लिमिट होती है 2 लाख या 30,000 की, रिपेयर वगैरह का केस है तो 30,000 और अगर परचेज वाला केस है या कंस्ट्रक्शन वगैरह का केस है तो 2 लाख की लिमिट होती है। वो वाला इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का जो डिडक्शन है सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी से मिलता है, जो प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है। देखो लेट आउट में तो पूरा मिल जाता है, इंटरेस्ट चाहे 50 लाख का बने चाहे 5 करोड़ का बने पूरा लेस कर सकते हो आप, चाहे 115 BAC फॉलो करो चाहे फाइनेंस एक्ट। लेकिन अगर आप 115 BAC फॉलो करते हो तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला इंटरेस्ट काम का नहीं होता। याद करो 115 BAC जब मैंने स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया था या बेसिक कंसेप्ट में पढ़ाया था आपको, तब मैंने बताया था आपको ये 115 BAC में नहीं मिलता, सेल्फ ऑक्यूपाइड का जो इंटरेस्ट है ना हाउस प्रॉपर्टी का ये नहीं मिलता, सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला जो है ना ये वाला डिडक्शन ये नहीं मिलता, ये भूल जाना। इतना डिटेल में देगा नहीं, ये मैंने आपको पूरा ही बता दिया सैलरी हाउस प्रॉपर्टी के बारे में जो चीज़ें थी, बाकी वो तो इतना ही देगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बस 115 BAC का वो जरूर ध्यान रख लेना, वो कभी कभी पॉइंट डाल देता है 115 BAC के क्वेश्चन में कि आपने 2 लाख का या 1.5 लाख का इंटरेस्ट पे किया सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी का, भूल जाना, उस पॉइंट को भूल ही जाना, दिमाग से निकाल देना, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा उसका। ये था सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का पॉइंट। अब जो मैंने पॉइंट बताया ना ये पॉइंट नंबर 10 सैलरी हाउस प्रॉपर्टी वाला या ग्रोसअप वाला, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि खाली डबल टैक्स रिलीफ चैप्टर के लिए एप्लीकेबल है। ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मान लो जो अपना टोटल इनकम का PGB का क्वेश्चन आया वहाँ भी दे सकता है, ऐसे दे सकता है सेम टू सेम, दोनों केस में से कोई सा भी केस दे सकता है, तो आपको सपोर्टिंग करना है। और ऐसे ही ग्रोसअप वाला पॉइंट है, ये मैंने बताया डबल टैक्स रिलीफ के क्वेश्चन में तो आता ही है काफ़ी बार, और काफ़ी बार PGBP के क्वेश्चन में भी डाल सकता है, ज़्यादा नहीं डाला हालांकि एक आध बार डाला है, पर डालने के चांसेस हो सकते हैं। और ये कन्वर्जन वाला जो मैंने बताया ये भी सभी के लिए एप्लीकेबल है, तो कन्वर्जन वाला, ग्रोसअप वाला और एक ये स्पेशल पॉइंट सैलरी हाउस प्रॉपर्टी वाला, ये सभी चैप्टर्स के लिए लगता है, सभी चैप्टर, खाली डबल टैक्स रिलीफ के लिए नहीं है, सभी चैप्टर के लिए। अब अपन एक चीज़ देख लेते हैं, कन्वर्जन कैसे करोगे आप। अगर आपको मल्टीपल कन्वर्जन रेट दे रखी है तो इनकम को रुपीस में कन्वर्ट करना है आपको, रुपीस में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो देखो आपको रुपीस में कन्वर्ट करना है SBI की TTBR, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की लेनी है, टेलीग्राफिक ट्रांसफर बाइंग रेट, और उससे कन्वर्ट करना है, ठीक है, उससे तो कन्वर्ट कर दोगे। अब कौन सी डेट की लेनी है, क्वेश्चन में आपको वो TTBR देगा वैसे भी और SBI की देगा, ठीक है वो तो ठीक है, पर कौन सी डेट की दोगे, क्योंकि आपको मल्टीपल डेट की देगा, 31 मार्च की भी देगा, 1 अप्रैल की भी देगा, 28 फेब की भी देगा, कौन सी डेट की रेट से कन्वर्ट करोगे। तो देखो सबसे पहले 5 इनकम की बात करेंगे अपन, सैलरी एक इंटरेस्ट की इनकम, इसमें इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, ध्यान देना सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट, सिक्योरिटी मतलब शेयर्स का इंटरेस्ट, बॉन्ड्स का, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट, डिविडेंड की इनकम, शिपिंग बिजनेस, कौन सा बिजनेस, खाली ध्यान देना शिपिंग बिजनेस, और एक कैपिटल गेन की इनकम। ये 5 इनकम आपको कैसे कन्वर्ट करनी है, जिस मंथ की ये इनकम है उससे पिछले मंथ की लास्ट डे की डेट, जिस मंथ की इनकम है उससे पिछले मंथ की लास्ट डे की डेट। मान लो मार्च की सैलरी है तो 28 फेब की डेट से कन्वर्ट करोगे, फरवरी की सैलरी 31 जनवरी की डेट, कैपिटल गेन आपको मार्च में हुआ है 28 फेब से कन्वर्ट होगा, फरवरी का कैपिटल गेन 31 जनवरी से कन्वर्ट होगा, डिविडेंड मान लो आपको दिसंबर में हुआ है रिसीव तो 30 नवंबर की डेट, डिविडेंड की इनकम आपको मान लो अक्टूबर में हुई है तो 30 सितंबर की डेट, शिपिंग बिजनेस की इनकम सेम ऐसे कन्वर्ट होगी। ऐसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मार्च का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 28 फेब की डेट, जिस मंथ की इनकम है उससे पिछले मंथ की लास्ट डे की डेट, जिस मंथ की इनकम उससे पिछले मंथ की लास्ट डे की डेट, उससे पिछले मंथ की लास्ट डे की डेट, ये 5 इनकम। तो इसके अलावा कौन सी इनकम बच गई, एक तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, देख लो हाउस प्रॉपर्टी बच गई, एक PGB भी बच गया शिपिंग बिजनेस के अलावा, शिपिंग बिजनेस के अलावा सारे PGB, सारा PGB, और इसके अलावा कोई और इनकम, मतलब अदर इंटरेस्ट, FD पे इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, अदर इंटरेस्ट की बात हो रही है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज को छोड़ के बाकी अदर इंटरेस्ट, या कोई और इनकम है लॉटरी वगैरह की इनकम, तो एनी अदर इनकम, ये सब कैसे कन्वर्ट होंगी, SSC का जो भी प्रीवियस ईयर है उसका लास्ट डे, तो SSC का देखो प्रीवियस ईयर जो भी होगा उसका लास्ट डे मतलब 31 मार्च, तो करंट प्रीवियस ईयर का जो 31 मार्च है 31 मार्च की रेट ले लेना, 31 मार्च की रेट ले लेना बाकी सभी इनकम के लिए। तो लेकिन सैलरी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिविडेंड, शिपिंग बिजनेस, कैपिटल गेन, इन 5 इनकम के लिए जिस मंथ की इनकम उससे पिछले मंथ की लास्ट डे की डेट, लेकिन बाकी और इनकम के लिए 31 मार्च की डेट, 31 मार्च की डेट, ये था रूल 115। एक रूल और है आपके कोर्स में, रूल 128 फॉरेन टैक्स क्रेडिट रूल, और ये रूल अपन ऑलरेडी डबल टैक्स रिलीफ में पढ़ चुके हैं। जो अपन रिलीफ देते हैं ना सेक्शन 90 में, कैसे देते हैं बताओ, टैक्स इन इंडिया और टैक्स इन फॉरेन विच एवर इज लोअर, अमाउंट का कंपेरिजन करते हैं, काम बता रखा था रूल 128।
सेक्शन 91 पढ़ा था अपन ने। सेक्शन 91 की रिलीफ कैसे निकालते हैं? डब्ल्यू टैक्स इनकम इनटू इंडियन रेट और फॉरेन रेट। इंडियन रेट और फॉरेन रेट का कंपेरिजन करते हैं, रेट का कंपेरिजन करते हैं। कहाँ बता रखा था? रूल 128। अब इन पागल लोगों ने रूल 128 में एक चीज़ और डाल रखी है। इन पागल लोगों ने देखो क्या डाल रखा है। आपने अगर फॉरेन करेंसी में टैक्स पे करा है, मान लो आप कोई यूएस से इनकम हो रही है, यूएस से इनकम हो रही है, तो यूएस में आपने टैक्स बताओ किस में पे करा होगा? यूएस वालों को आपने टैक्स डॉलर में पे करा होगा। यूएस में थोड़ी कि आपको रुपीस में टैक्स पे करना पड़ा होगा, डॉलर में टैक्स पे किया होगा। अब अपन देखो क्या करते हैं, एग्रीमेंट वाले केस में क्या करते हैं? टैक्स इन इंडिया और टैक्स इन फॉरेन, यही तो करते हैं। एग्रीमेंट वाले केस में टैक्स अपन को चाहिए रुपीस में, इंडिया वाला टैक्स भी रुपीस में, इंडिया वाला तो रुपीस में निकल जाएगा। अब यूएस में टैक्स आपने डॉलर में पे कर रखा है, बताओ रुपीस को डॉलर से कंपेयर करोगे क्या? नहीं कर सकते। तो इस डॉलर वाले टैक्स को अपन को रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करोगे? ये कहाँ बता रखा है रूल 128 में। कौन सी डेट की रेट लोगे, कौन सी डेट की रेट लोगे? तो इसमें बता रखा है कि जिस मंथ में आपने फॉरेन में टैक्स पे किया था या जिस मंथ में आपका टैक्स डिडक्ट हुआ था उससे पिछले मंथ की लास्ट डे की रेट। मार्च में टैक्स पे किया तो 28 फेब की रेट, मई में टैक्स पे किया तो 30 अप्रैल की रेट, अप्रैल में टैक्स पे किया तो 31 मार्च की रेट। ये रेट, इस रेट से आपको कन्वर्ट करना है। किसको? फॉरेन के टैक्स को। अगर ये आपको डॉलर में दे रखा है और इसको आपको रुपीस में करना है, या फॉरेन करेंसी में दे रखा है उसको आपको रुपीस में करना है, रुपीस में करने की जरूरत पड़ सकती है आपको कंपेरिजन करने में। तो कैसे करोगे? जिस मंथ का टैक्स है उससे पिछले मंथ की लास्ट डे की रेट। अब इन पागल लोगों को ये वाला पॉइंट भी कहाँ डालना चाहिए था? रूल 115 में, पर ये पागलपन करते रहते हैं। मैंने बताया इनकम टैक्स को पूरा कचरा कर रखा है इन्होंने, पूरा कचरा कर रखा है। तो कचरा कर रखा है, ये कचरा कब ठीक होगा? जब नया एक्ट आएगा तो ही ठीक हो पाएगा कचरा, तब तक तो कचरा रहेगा। तो जो कचरा है उसका कुछ नहीं कर सकते। बाकी ये रूल का यहाँ कोई मतलब नहीं था, इसका सेंस कहाँ था? रूल 115 में डालना था, क्योंकि 115 में कन्वर्जन के बारे में बता रखा है, वहाँ इनकम के बारे में बता रखा है, उसी में डाल देते, एक पॉइंट और बना देते उसमें। पर इन्होंने कहाँ डाला इसको? 128 में डाला। ठीक है, जो भी डाला जैसे भी डाला, पर ये केस है, ये मैंने आपको बता दिया कन्वर्जन कैसे करोगे। और ये एक पॉइंट भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो मैंने लगभग सारे स्पेशल पॉइंट आपको अच्छे से बता दिए। अब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, कोई दिक्कत आएगी नहीं। क्लास में मैंने आपको A to Z क्वेश्चन करवाए थे, A to Z क्वेश्चन क्लास में करवाए थे, आपको लिखवा के क्वेश्चन करवाए थे। मैंने दिखाया था आपको, देखो यहाँ एक भी गलती हुई तो पूरे मार्क्स जाएंगे। वो प्रैक्टिस आपको अच्छे से करनी है इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में प्रैक्टिस की नीड सबसे ज़्यादा जरूरी है। एक भी छोटी सी भी गलती हुई सब गलत हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ टैक्स वाला पंगा है, टैक्स की रेट वाला पंगा है यहाँ पे। तो पूरी कैलकुलेशन उसके इर्द गिर्द घूमती है इसमें, तो दिक्कत वहाँ है यहाँ पे। अब अपन आ जाते हैं इस चैप्टर में, एक कंसेप्ट और बता रखा है परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट के बारे में। ये परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इस चैप्टर में तो काम आएगा नहीं, पर आगे ये काम आता है, अपने एनआर टैक्सेशन वाले चैप्टर में काम आ जाता है। इसके अलावा जो थ्योरेटिकल चैप्टर आएंगे अपने इंटरनेशनल टैक्स के, वहाँ भी मैं इसके बारे में वापस बताऊंगा। तो ये थोड़ा बहुत थियरी बता रखा है। पीई का मतलब क्या होता है? परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट का मतलब बिजनेस करने का एक फिक्स प्लेस, जहाँ से बिजनेस को चलाया जा सके, बिजनेस करने का एक अड्डा। जैसे मान लो एक कंपनी सैम लिमिटेड, इंडिया में एक अड्डा खोल लिया उसने, उस अड्डे को क्या बोलते हैं? पीई बोलते हैं। इंडिया में क्या खोल लिया उसने? ब्रांच खोल ली, ऑफिस खोल लिया, फैक्ट्री खोल ली, वर्कशॉप खोल ली, सेल्स आउटलेट खोल ली, या प्लेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स मतलब माइंस खोल ली, क्वेरी खोल ली। ये सब क्या होते हैं? इन सबको बोलते हैं पी, इन सबको बोलते हैं पी। जैसे मान लो एक कंपनी है सैम लिमिटेड, यूएस की कंपनी है, इंडिया में क्या किया है इसने? ऑफिस खोल लिया, ऑफिस इन इंडिया, या ब्रांच खोल ली। तो इन ऑफिस या ब्रांच को क्या बोलेंगे? पीई, परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट। ये क्या है? सैम लिमिटेड के परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट है। तो पी की क्या दे रखी है? इंक्लूसिव डेफिनेशन दे रखी है, मतलब ये सारी चीज़ें तो पी होंगी। मान लो सैम लिमिटेड ने इंडिया में एक खोखा लगा लिया, खोखे में सेल कर रही है वो भी क्या है? खोखा, पीई। एक ठेला लगा लिया, एक ठेला, वो भी क्या माना जाएगा? पीई। सैम ने इंडिया में एक जमीन पे चद्दर बिछाई और उसे बिछा के सेल कर रही है, वो भी क्या है? पीई। तो ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये चीज़ें तो आएंगी। बाकी आप कुछ भी लगाते हो, खोखा लगाते हो, ठेला लगाते हो, वो सब भी पीई की डेफिनेशन में आ जाता है, सब आ जाता है पीई में। ठीक है, पी में आ जाता है, ये सब तो पी बन जाएगा। अब मान लो सैम लिमिटेड इंडिया में खोलती है, सैम इंडिया लिमिटेड एक अलग कंपनी खोल देती है, सैम इंडिया लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी खोल ली सैम ने, सैम इंडिया लिमिटेड। सैम लिमिटेड यूएस की है, इंडिया में खोल दी सैम इंडिया लिमिटेड। ये क्या है? ये पी माना जाएगा? नहीं, ये पी नहीं है, इसकी तो सेपरेट लीगल एंटिटी हो गई, ये तो एक अलग कंपनी हो गई, ये तो एक इंडियन कंपनी बन गई। और ये इंडियन कंपनी तो वैसे ही इंडिया की रेजिडेंट है, बात ही खत्म, इसकी तो सारी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होंगी, बात ही खत्म है। लेकिन जो पी बनेगा ना इसका, सैम का, ब्रांच, ऑफिस, फैक्ट्री, वर्कशॉप, ये सेपरेट नहीं होते, ये कंपनी का ही पार्ट माने जाते हैं। मान लो सैम ने इंडिया में एक ऑफिस खोल दिया तो वो ऑफिस रेजिडेंट नहीं है, या सैम ने एक ब्रांच खोली तो ब्रांच रेजिडेंट हो गई, नहीं, वो ऑफिस, ब्रांच, वो सब सैम लिमिटेड का पार्ट है।
उनकी रिटर्न जाएगी या उनकी इनकम किसकी मानी जाएगी, सैम लिमिटेड की मानी जाएगी, यूएस की कंपनी की मानी जाएगी। सैम इंडिया लिमिटेड खोल दी वो तो अलग ही बात हो गई, वो तो कंपनी खोल दी, उसकी तो इनकम वैसे ही टैक्सेबल, उसकी तो बात ही खत्म। अब ये पी का कंसेप्ट क्या बोलता है उसके बारे में बताता हूं पहले मैं आपको, क्या कंसेप्ट है ये ये अपन देखते हैं। तो वर्ल्ड में जितने भी डीटीडब्ल्यू बने हुए हैं सब में एक बात लिखी हुई है कि किसी भी पर्सन को अगर सोर्स कंट्री से बिजनेस की इनकम होती है, जैसे मान लो सैम लिमिटेड को इंडिया में बिजनेस की इनकम होगी, क्या हो रही है, बिजनेस इनकम, तो वो इंडिया में तभी टैक्सेबल होगी, वो सोर्स कंट्री में तभी टैक्सेबल होगी अगर सोर्स कंट्री में सैम का क्या है, पीई है, पीई है तो ही टैक्सेबल होगी। अगर पीई नहीं है तो इनकम ही टैक्सेबल नहीं होगी, बिजनेस इनकम, फिर उसे इनकम अर्न इन इंडिया मानेंगे ही नहीं। ऐसा सारे डिटेल बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिया, मान लो मिस्टर सैम यूएस का रेजिडेंट है, इंडिया यूएस का डीटीडब्ल्यू बना हुआ है, तो जितने भी डीटीडब्ल्यू बने हुए हैं, मैं खाली इंडिया की बात नहीं कर रहा कि इंडिया का बना हुआ है, कितने भी डीटीडब्ल्यू वर्ल्ड के जितने भी डीटीडब्ल्यू, सब में एक ही बात है कि अगर उस बंदे को मिस्टर सैम को इंडिया में मान लो इनकम हो रही है, मिस्टर सैम यूएस का रेजिडेंट है, यूएस में तो उसकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी क्योंकि यूएस का रेजिडेंट है, रेजिडेंस हो, इंडिया में उसको बिजनेस हो रही है, बिजनेस की इनकम, तो इंडिया में टैक्सेबल कब होगी, अगर इंडिया में सैम का क्या है, पीई है तो टैक्सेबल होगी, पी नहीं है तो टैक्सेबल ही नहीं होगी, और पी नहीं है टैक्सेबल ही नहीं हुई तो ये तो सिंगल टैक्सेशन हुआ, डबल टैक्सेशन हुआ ही नहीं, बात ही खत्म। लेकिन अगर पी है तो ये टैक्सेबल हो जाएगी, और टैक्सेबल हो गई तो फिर मिलेगी रिलीफ, फिर तो मिल जाएगी रिलीफ, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, रिलीफ जैसे मिलती है वैसे मिल जाएगी, पर पी है तो ही टैक्सेबल होगी। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये पी का क्या कंसेप्ट है, ये पी का क्या चक्कर है, तो देखो इसका चक्कर मैं समझाता हूँ आपको, क्या चक्कर है ये पी का चक्कर क्या है ये मैं समझाता हूँ, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये चक्कर क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये प्रैक्टिकली आप, ये आपके कुछ काम का नहीं है, मैं पहले बता दूं, इसको किसी क्वेश्चन से लिंक मत कर देना, बस आपको थ्योरेटिकल आना चाहिए पी का मतलब क्या है, थ्योरेटिकल आपको पता होना चाहिए बस, थ्योरेटिकल फिर भी काम का है, प्रैक्टिकल कुछ काम का नहीं है। लेकिन मैं आपको थोड़ा ज्ञान देने के लिए, काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि पी क्या कंसेप्ट है। देखो मान लो सैम लिमिटेड, पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, सैम लिमिटेड का ही लेते हैं, ये यूएस की है, ये देखो क्या करेगी, एक होता है बिजनेस विथ और एक होता है बिजनेस इन, बिजनेस इन, एक तो ये करेगा सैम लिमिटेड बिजनेस विथ इंडिया, इंडिया के साथ बिजनेस करेगा, इंडिया के साथ बिजनेस मतलब सैम लिमिटेड इंडिया में एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट सेल कर रहा है, बिजनेस विथ, ये होता है बिजनेस विथ, बिजनेस विथ। एक होता है बिजनेस इन, सैम लिमिटेड इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है, बिजनेस इन, इनमें भी कैसे दो केस होते हैं इसमें, बिजनेस इन इंडिया, एक तो पीई खोल के इंडिया में इसने ऑफिस खोल लिया, ब्रांच खोल ली, फैक्ट्री खोल ली, ठेला लगा लिया, खोखा लगा लिया और धंधा कर रहा है, चादर बिछा ली, धंधा कर रहा है, ये होता है पीई खोल के। दूसरा, इंडिया में इसने खोल ली सब्सिडरी, सब्सिडरी मतलब सैम इंडिया लिमिटेड, इंडिया में आके कंपनी खोल दी सैम ने, ये भी क्या हो गया, बिजनेस इन ठीक है, सैम लिमिटेड यूएस का है। ये होते हैं बिजनेस करने के तरीके। अगर आपको भी फॉरेन में बिजनेस करना है, मान लो मेरे को भी बिजनेस करना है फॉरेन में, सबसे पहले लोग क्या करते हैं, देखो जैसे मान लो मेरी क्लासेस है ACA क्लासेस, मैं इंडिया का हूँ, ACA क्लासेस लिमिटेड। अब क्या होगा, देखो मान लो नेपाल में भी देखो इंस्टीट्यूट का कोर्स सेम है, दुबई में भी सेम है। अब नेपाल के अपन एग्जांपल ले लेते हैं, तो मैं एक तो करूँगा बिजनेस विथ नेपाल और एक करूँगा बिजनेस इन नेपाल सबसे पहले तो मैं इंडिया में काम करूँगा, ठीक है, उसके बाद अब मेरे को मेरे बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो फिर मैं फॉरेन को टारगेट करूँगा। ऐसे ही सैम लिमिटेड यूएस की है, यूएस में बिजनेस कर लिया उसने, अब वो इंडिया को टारगेट करेगी, तो सबसे पहले वो क्या करती है, बिजनेस विथ करती है। कोई भी कंपनी होती है ना, सबसे पहले बिजनेस कैसे स्टार्ट करती है, बिजनेस विथ करके, इंडिया के साथ बिजनेस करती है, साथ मतलब सैम लिमिटेड मान लो मोबाइल बनाती है, तो यूएस में बैठे बैठे क्या करेगी, वो यूएस में बैठे बैठे इंडिया में मोबाइल एक्सपोर्ट करेगी, बस इंडिया में मोबाइल एक्सपोर्ट करेगी, कुछ नहीं करेगी, इंडिया में मोबाइल एक्सपोर्ट करेगी। तो बताओ क्या होगा, सैम लिमिटेड को एक्सपोर्ट से जो प्रॉफिट होगा यूएस में टैक्सेबल होगा, इंडिया में कोई टैक्स नहीं देना उसको, इंडिया में कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि इंडिया में ना उसका पी है, कुछ है ही नहीं, पी है ही नहीं, तो इंडिया में कोई टैक्स नहीं होता, तो एक्सपोर्ट सेल पे कोई टैक्स नहीं होता। ऐसे ही मान लो मैं मेरी क्लास अब नेपाल में सेल कर रहा हूँ, बिजनेस विथ नेपाल कर रहा हूँ, मैं नेपाल में मेरी पेन ड्राइव एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, इंडिया में बैठे बैठे बस पेन ड्राइव एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो पेन ड्राइव पे जो प्रॉफिट होगा उसमें मुझे खाली इंडिया में टैक्स देना है, नेपाल में टैक्स लगेगा ही नहीं। एक्सपोर्ट जो होता है, एक्सपोर्ट वो दूसरी कंट्री में टैक्सेबल नहीं होता, एक्सपोर्ट कभी भी सोर्स कंट्री में टैक्सेबल नहीं होता, ये होता है बिजनेस विथ।
ये होता है बिजनेस विद, कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। तो एप्पल कंपनी है, एप्पल ने सबसे पहले क्या किया, इंडिया में मोबाइल एक्सपोर्ट करे थे, खाली एक्सपोर्ट करे तो एक्सपोर्ट टैक्सेबल नहीं होता एप्पल का, वो खाली अमेरिका में ही टैक्सेबल होगा, यूएस में ही टैक्सेबल होगा। अब मेरे को लग रहा है मेरे को बिजनेस और एक्सपेंड करना है, मेरे को नेपाल में बिजनेस एक्सपेंड करना है, सैम लिमिटेड को क्या लग रहा है उसको इंडिया में बिजनेस थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना है, इंडिया का मार्केट बेस तो काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ मार्केट और बढ़ाना है, सैम को ये लग रहा है। तो सैम क्या खोलेगा वहाँ खोलेगा पीई इंडिया में। सैम ने इंडिया में खोल लिया अपना ऑफिस, ब्रांच, क्या खोल ली, ब्रांच खोल ली, ऑफिस खोल ली। तो एप्पल को लगा कि इंडिया में तो मार्केट काफ़ी बड़ा है, इंडिया वाले लोगों के पास तो काफ़ी पैसा है, काफ़ी पैसा है, तो एप्पल का मोबाइल हर साल बदलते हैं, हर साल खरीद के बदल रहे हैं। तो सैम एप्पल ने भी क्या किए, इंडिया में खोल लिए अपने स्टोर खोल लिए, अपने ब्रांच खोल लिए, अपने ऑफिस खोल लिए, पी खोल लिया, और इंडिया में पी खोल के पी के थ्रू सेल कर रहा है, वो एप्पल स्टोर से सेल कर रहा है, एप्पल जो ब्रांच खोला या ऑफिस खोला उससे सेल कर रहा है। तो सैम लिमिटेड ने भी ये खोला, अपने मोबाइल के ब्रांच खोल लिए, ऑफिस खोल लिए, और उनके थ्रू सेल कर रहा है, ये हो गया पी। ये इनकम अब हो जाएगी टैक्सेबल इन इंडिया, ये हो जाएगी टैक्सेबल। पी खोल के आप धंधा करते हो तो टैक्सेबल हो जाएगी, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ये है इनकम इन इंडिया या पीजीबीपी इनकम इन इंडिया। खाली एक्सपोर्ट करते वो नहीं होती, आप इंडिया के सोर्स यूज कर रहे हो, इंडिया में आ गए, अब आप इंडिया में घुस गए, और पी की इनकम कंपनी की इनकम ही मानी जाती है, सैम की मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि पी इंडिया का रेजिडेंट बन गया, पी इंडिया का रेजिडेंट नहीं बना, पी तो कंपनी का ही पार्ट है, कंपनी का ही पार्ट है, ध्यान दे देना। अब एक तरीका और होता है, इंडिया में घुसने का। अब एप्पल को लगा या सैम लिमिटेड को लगा कि पी खोल के तो काफ़ी धंधा बढ़ गया, लेकिन 100% मार्केट कैप्चर नहीं हुआ, अब मार्केट और बड़ा कैप्चर करना है, अब इंडिया में टॉप नंबर की कंपनी बनना है, इंडिया में नंबर 1 पे आना है। तो एप्पल ने खोल दी इंडिया में, मान लो सब्सिडी कंपनी, या सैम ने क्या खोल दी, सैम इंडिया लिमिटेड खोल दी, अलग ही कंपनी खोल दी इंडिया के लिए, जो इंडिया की कंपनी बना दी, और सारी की सारी इनकम अब तो इंडिया की कंपनी बन गई, तो बात ही खत्म है, ये सारी इनकम सैम की मानी जाएगी, इंडिया में टैक्सेबल होगी। इंडिया में जो भी इनकम अर्न करेगा, सैम तो इंडिया की कंपनी बन गई, तो सैम लिमिटेड की तो ग्लोबल इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी, बात ही खत्म। लोग ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे बिजनेस करते हैं, पहले खाली एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं, फिर पीई खोलते हैं, पीई खोलने के बाद वो खुद की कंपनी भी खोल देते हैं। जैसे नेस्ले थी, नेस्ले जो चॉकलेट वाली कंपनी है ना, आज इंडिया में शायद तक चॉकलेट मार्केट में नंबर 1 पे है वो, तो उसने क्या किया, सबसे वो स्विट्जरलैंड की कंपनी, नेस्ले स्विट्जरलैंड की कंपनी, स्विट्जरलैंड की चॉकलेट फेमस है, वो स्विट्जरलैंड की कंपनी है, तो नेस्ले स्विस लिमिटेड कंपनी थी, उसने सबसे पहले चॉकलेट इंडिया में एक्सपोर्ट करना स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद उसने इंडिया में अपने ब्रांच या ऑफिस खोले, और उसके बाद अब उसने इंडिया में कंपनी खोल दी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, यूएस में खोल दी नेस्ले यूएस लिमिटेड, यूके में खोल दी नेस्ले यूके लिमिटेड, अलग अलग कंपनी, वहाँ की कंपनी पूरी वहाँ के लिए, तो ये सैम इंडिया, यहाँ बात ही खत्म है, तो इनकम वैसे टैक्सेबल हो जाएगी। तो सब्सिडरी में तो दिक्कत ही नहीं है, सब्सिडरी खोल दी तो ज़्यादा बड़े लेवल पे अपन सब्सिडरी कंपनी ऐसे खोल लेते हैं, उससे कम लेवल पे पी खोल लेते हैं, और बिल्कुल स्टार्टिंग कैसे करते हैं, बिजनेस विद करके। बिजनेस विद कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। जैसे मैंने मेरी क्लासेस नेपाल में भी क्या करता हूँ, खाली एक्सपोर्ट करता हूँ, मान लो नेपाल दुबई में क्या करता हूँ, पेन ड्राइव एक्सपोर्ट करता हूँ, वहाँ टैक्स लगेगा ही नहीं, खाली इंडिया में टैक्स लगेगा। फिर मैं क्या करूँगा, मेरे को लग रहा है नेपाल का मार्केट बड़ा है, तो मैं वहाँ मेरा ऑफिस खोल लूँगा, ब्रांच खोल लूँगा, और ब्रांच और ऑफिस के थ्रू सेल करूँगा, ब्रांच ऑफिस खोलूँगा, वहाँ मैं एडवर्टाइजमेंट करूँगा, मार्केट कैप्चर होगा ना, वहाँ जाऊँगा, जब घुसूँगा तभी तो मार्केट कैप्चर होगा। अभी तो मैं खाली इंडिया में बैठे बैठे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने वहाँ ब्रांच ऑफिस वगैरह खोल ली, तो मार्केट अपने आप ज़्यादा आएगा, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा होगा, सब कुछ ज़्यादा होगा, और फिर मेरे को लगता है ये तो मार्केट मेरे को अच्छे से कैप्चर करना है, तो फिर मैंने वहाँ भी एक अलग कंपनी खोल दी, एशियाई नेपाल, ऐसे एशियाई दुबई ऐसे खोल दी। ये केस होता है, ये होता है कंसेप्ट बिजनेस करने का। अगर फॉरेन में बिजनेस किया जाता है तो क्या होता है, तो बिजनेस विद करते हुए कभी भी टैक्सेबल नहीं होता, एक्सपोर्ट वगैरह कभी भी टैक्सेबल नहीं होता। बिजनेस इंडिया में घुस के या फॉरेन में घुस के बिजनेस करते हो तब टैक्सेबल होता है, तब टैक्सेबल होता है। तो उसमें 2 केस होते हैं, तो सब्सिडी बना ली, बात ही खत्म हो, तो पूरी इनकम वैसे ही टैक्सेबल। लेकिन आपने पी खोल के धंधा किया तो वो भी टैक्सेबल। ये बात बोलता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल, ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल। अब आप बोलोगे अगर DTW नहीं बना तो भी यही होता है, तो भी सेम ये कंसेप्ट लगता है बस। तो यहाँ पे पीई की जगह वर्ड अपन यूज करते हैं बीसी मतलब बिजनेस कनेक्शन यूज करते हैं वर्ड, बस वर्ड चेंज हो जाता है कि इंडिया में आपका बिजनेस कनेक्शन है। पीई की जगह क्या बोल देते हैं, बिजनेस कनेक्शन। अब आप बोलोगे पीई और बीसी में क्या डिफरेंस है, पीई और बिजनेस कनेक्शन में डिफरेंस नेग्लिजिबल है, ना के बराबर। आज की डेट में बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है। बिजनेस कनेक्शन थोड़ा सा वास्ट है, बिजनेस कनेक्शन में पीई तो आ ही जाता है, थोड़ा बहुत और चीज़ें आ जाती है। तो पीई और बिजनेस कनेक्शन, तो बिजनेस कनेक्शन के बारे में एनआर टैक्सेशन में बता रखा है सेक्शन 9 में
कि इनकम अर्न इन इंडिया कब मानी जाएगी, बिजनेस की इनकम। ये सब चीजें किसके बारे में बता रहा हूँ मैं, बिजनेस की इनकम के बारे में। ध्यान देना, कुछ लोग इसको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्स से भी लिंक कर दे, नहीं, उन सबको भूल जाओ, खाली धंधे की इनकम, बिजनेस, धंधा, धंधे की इनकम के बारे में बता रहा हूँ। तो धंधा आप कैसे कर सकते हो, मैंने बताया, बिजनेस विथ बिजनेस इन। बिजनेस विथ कभी भी टैक्सेबल नहीं होता, चाहे डिटेबल बनाओ चाहे नहीं बनाओ, भूल जाओ उसको। बिजनेस इन टैक्सेबल होता है। बिजनेस इन में दो केस होते हैं, तो आपने सब्सिडी बना ली तो बात ही खत्म, वो तो सब्सिडी इंडिया की कंपनी बन गई, बात ही खत्म। इंडियन उसकी तो क्या हो गई, इंडिया की कंपनी बन गई, वो तो रेजिडेंट है तो बात ही खत्म। लेकिन एक तरीका है, आपने सब्सिडी कंपनी वगैरह नहीं बनाई, आपने अपना ऑफिस खोला, ब्रांच खोली, फैक्ट्री खोली, वर्कशॉप खोली, ठेला लगा लिया, ठेका लगा लिया, चादर बिछा के काम कर लिया, या आपने एक एजेंट लगा दिया, देखो एजेंट भी लगा दिया अपना, तो वो भी ये हो जाता है, बिजनेस कनेक्शन मिल जाता है उसमें। एजेंट भी लगा दिया आपने, एक आदमी बैठा दिया, एजेंट बना दिया, एक खुद का पर्सनल एजेंट बना दिया आपने वहाँ, वो कस्टमर लेके आता है आपके लिए, तो वो बन जाता है बिजनेस कनेक्शन। तो ये सब कुछ है। तो एजेंट लगा दिया, तो देखो पी की डेफिनेशन में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन बिजनेस कनेक्शन में जाता। तो देखो बिजनेस कनेक्शन थोड़ा सा वास्ट है, थोड़ा सा वास्ट, थोड़ी चीज, ये सब चीज़ आती हैं, एक दो चीज़ें और आ जाती है उसमें, वो अपन देख लेंगे क्या क्या आ जाती है। तो ये होता है कंसेप्ट, ये सब कंसेप्ट है धंधा करने का, ये सब मैंने ज्ञान दे दिया। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं पी क्या होता है, अब आपको समझ में आ गया पी क्या होता है। अब पी के बारे में कहीं पे भी कुछ आएगा आपको दिक्कत नहीं आएगी, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा, लेकिन मैंने अच्छे से आपको बता दिया, डिटेल में बता दिया, ताकि आपके आगे जाके कभी कन्फ्यूजन ना आए और दिक्कतें ना आए। और ये चैप्टर अपन ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, मैंने आपको डिटेल में हर चीज़ करवाई है। इस चैप्टर को रिवाइज करने में अपन को 1.5 घंटा लग गया, और कुछ लोग तो इस चैप्टर को क्लास में भी आधे घंटे में करवा देते हैं, जबकि अपन को खाली रिवाइज में लगा है। और क्लास में तो इस चैप्टर को कंप्लीट करवाने में 6 घंटे लगे थे, अगर आपने देखा 6 घंटे में क्लास में अपन ने किए थे, क्योंकि अपन ने सारे क्वेश्चन करे थे, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन करके काम कर दिया। टोटल क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया था, क्योंकि प्रैक्टिस की नीड होती है। वैसे भी मैं आपको क्लास में हर चैप्टर में 100% क्वेश्चन करवाता हूँ। अगर 500 क्वेश्चन है तो बस जो बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन थे 5-6 क्वेश्चन, 500 में से 5-6 क्वेश्चन है, 550 में से मुश्किल अगर मान लोगे, हद मार के तो 10 क्वेश्चन मान लो, वो होमवर्क में दिया होगा आपको। बाकी 540 क्वेश्चन क्लास में करवाए, लिखवा के करवाए, ऐसा नहीं ऑडिट करवाई हो। तो ये वीडियो जरूर देख लेना, चाहे आपने क्लास ले रखी हो चाहे ना ले रखी हो, ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। बाकी आपको जैसा भी फीडबैक, आप फीडबैक भी दे दिया करो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक भी कर देना, मैं बोलता नहीं हूँ कभी वैसे, पर अगर आपका मन हो तो कर दिया करो वो भी। तो इसके अलावा बाकी वीडियोस भी अपने इस तरह से आते रहेंगे, और हो सकता है मैं कुछ क्वेश्चंस की वीडियो भी इस बार अपलोड करवा दूँगा, जो रिवीजन रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो क्वेश्चंस की वीडियो भी मैं आपको कुछ चैप्टर के अपलोड करवा दूँगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। राधे राधे, हरे कृष्णा।